अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि इनमें बैठे हुए अपने सभी साथियों की बात सुनते हुए खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि राइटियस और डिमोनिक, आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल सके। आखिर राइटियस वे क्या है और डिमोनिक वे क्या है? ये सब तो कुछ भी नहीं, बस लोगों के द्वारा बनाए गए खुद के ही अंधविश्वास हैं। एल्डर युआन बिल्कुल सही थे, राइटियस और डिमोनिक ये दोनों ही दाव तक पहुंचने के रास्ते हैं और सिर्फ बेवकूफ लोग ही इन दोनों के भेदभाव के बीच में फंसे रह जाते हैं और उस गड्ढे में धंस करके दाव से भटक जाते हैं। जूफेन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके इनर सेंसेस में नाइन सैनिटरीज का नाम गूंजने लगता है। सुनकर जूफेन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने इनर सेंस में ही पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम नाइन सैनिटरीज सोविडेंस के बारे में क्या जानते हो। और तभी हमें एक बड़ी सी क्रिम्सन रेड आइस को दिखाया जाता है। वहीं से वो आवाज आती है और कहती है कि नाइन सैनिटरीज, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमको यहाँ वापस आना ही होगा, दाव को प्राप्त करते ही तुम्हें वापस लौटना है। तो अब इधर अपने इनर सेंस में उस आवाज और उस प्रेशर की वजह से जूफेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और एक जोरदार चीख के साथ में अपने इनर सेंस से उठता है और चिल्लाते हुए कहता है कि कौन हो, आखिर कौन हो तुम। जब जूफेन को इस तरीके से पसीने में चिल्लाते हुए सिस्टर चूचू और बाकी के लोग देखते हैं, जूफेन को शांत कराते हुए कहती है कि जूफेन आखिर क्या हुआ, आखिर तुम्हारे साथ में क्या गड़बड़ हुई। जब जूफेन भी सेंसेस में आता है तो वो किंगचन से पूछता है कि क्या आखिर मेरे साथ क्या दिक्कत हुई। किंगचन उससे कहती है कि जूफेन, तुम अचानक से बैठे बैठे ही सो गए और हम लोग तुम्हें जगाने के लिए काफी देर से आवाज दे रहे थे, मगर 1 घंटे से तुमने कोई हमें जवाब ही नहीं दिया। जो सुनकर तो जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं 1 घंटे से सो रहा हूँ। जिससे जूफेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो शॉक हो गया होता है कि आखिर उसके साथ में अब ये क्या हो रहा है और वो अपने मन में यही कहता है कि मेरे इस तरीके के कॉन्शियस नेचर से आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं इस तरीके से गहरी नींद में सो जाऊं। ये चीज तो जैसे मानो मैंने अपनी जान को थाली में परोस के देने जैसा ही है। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कि मुझे किसी दूसरी जगह पर ले जाया गया हो, शायद इसीलिए तब मैं जाग नहीं पा रहा था। फिर तो ये सब अपने मन में सोच रहा होता है जबकि डैनियल सामने से उसे छेड़ते हुए कहती है कि ब्रदर जू, मुझे लगता है कि लिटरली आपने रात में कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, कुछ ज्यादा ही काम किया है, जिस वजह से आप इतना ज्यादा थक गए हैं, इसलिए शायद आपकी किडनीज में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। के इस मजाक से किंगचन तो शर्माते हुए टमाटर की तरह लाल हो जाती है। जूफेन चिढ़ते हुए उसे कहता है कि मुझ जैसे इतने स्ट्रॉन्ग इंसान को आखिर इतनी आसानी से गुर्दे की परेशानी कैसे हो सकती है। अरे बदमाश लड़की, आखिर तुम्हें इस तरीके की गंदी बातें करना किसने सिखाया। जूफेन इधर ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे किसी चीज का सेंस होता है और वो तभी शॉक होते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम लोगों ने ये सब नोटिस नहीं किया? अचानक से ये चहल पहल भरा टाउन पूरी तरीके से शांत नहीं हो गया। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा का पूरा इन और साथ ही वो पूरा का पूरा चहल पहल भरा हुआ शहर ही पूरी तरीके से खाली हो जाता है। उस पूरे शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जूफेन और उसकी टीम ही रह गई होती है। सेंस करने के बाद में तो किंगचन भी कहती है कि हाँ, ये टाउन अचानक से पूरी तरीके से खाली हो गया, बिल्कुल सेम उसी टाइम की तरह जब हमारा सामना यानमो के साथ हुआ था। तो डैनियल और सुइरुआ भी काफी ज्यादा शौक होते उठते हुए और कहती है कि क्या एक और यानमो आ गया, जिसपे जूफेन भी अपनी सीट से उठते हुए कहता है कि ये मामला शायद इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार का मामला पिछली बार से भी कहीं ज्यादा बदतर है। यानमो ने तो रात में हमला किया था और हमारी मुलाकात बाई चांस ही हुई थी, लेकिन ये सब दिन दहाड़े पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। इसका क्या मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि हम लोग अब एक जाल में फंस गए हैं। इसी के साथ में अचानक से आसमान से इनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला होता है, से वो पूरा का पूरा इन्हीं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर जाता है। उस हमले के बाद में वहाँ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ धुआं रह जाता है। जूफेन ने अपने साथ उन सभी लड़कियों को भी बड़ी आसानी से बचा लिया होता है। फिर जूफेन जल्दी अपने सामने के सारे धुएं को साइड कर देता है ताकि वो उस हमला करने वाले बंदे को अपने सामने देख सके। ठीक वैसे ही वो हमला करने वाला बंदा ठीक जूफेन के ऊपर ही खड़ा होता है और उससे कहता है, वाकई में तुम डबल ड्रैगन मैनर के विनर यूं ही नहीं बने, वाकई में तुम इस यंग जनरेशन के सबसे आउटस्टैंडिंग डेमोनिक कल्टीवेटर हो। तुमने पहले ही मेरे इस पाम अटैक को भांप लिया और उसे अच्छी तरीके से डॉच भी कर लिया। जब जूफेन भी उस बंदे को अपने सामने देखता है तो वो भी गुस्से में अपनी लाल आंखों से उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी अचानक से कोई बंदा पीछे से आते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि जूफेन, लगता है कि हम लोग एक बार फिर से मिल गए, लेकिन इस बार तुम्हारे जैसे नीच प्राणी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब तुम यहाँ से फिर से बच करके निकलने वाले नहीं हो। तो अब इसी के साथ में हमें यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के जाओ डेजू को दिखाया जाता है, जो कि इस बार जूफेन को खत्म करने के लिए अपने साथ में अपने सेक्ट के कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को लेकर के आया होता है। तो जब जूफेन भी जाओ डेजू को अपने सामने देखता है तो वो भी उसे पहचान जाता है और उसे कहता है कि यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट के जाओ डेजू जोर जोर से हंसते हुए अपने सभी एक्सपर्ट्स को दिखाता है, कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ मैं ही हूँ जूफेन। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने सही कहा।
आना। फिर जूफेन भी कहता है कि हाँ सच में मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मैंने भले ही इस डबल ड्रैगन मैनर में कई सारे लोगों को नाराज किया है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात तुमसे होगी। और अपने दिल की गहरी नफरत के आधार पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट मुझे सबसे ज्यादा नफरत करता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले ही कुचल चुका हूँ। इसके बाद में अगला नंबर वेनेबल सी का होता, लेकिन हाई वेनेबल की मौजूदगी में वो जरा सा भी हिल नहीं सकता कि वो मेरे लिए घात लगा करके हमला कराने की योजना बना रहा था। और मेरे लिए तीसरे नंबर पर हेवन थ्रिलिंग सेक्ट होगा, अगर क्योंकि वो लास्ट मिडिल 3 सेक्टों में से एक था, इसलिए मेरे पास उससे निपटने के लिए अपने और तरीके थे। लेकिन बाकी के सभी अन्य सेक्टों में से यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट वो आखिरी सेक्ट था जिसके के आने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर इस बात को लॉजिकली तौर पर लिया जाए तो हमारी यात्रा और रास्ते बिल्कुल तय थे, और तुम्हारा और मेरा सेक्ट दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है, और शायद ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। फिर आखिर तुम्हें हमारे रास्ते के बारे में इतनी क्लियर जानकारी कहाँ से मिली? या तो तुमने मुझे फंसाने के लिए शुरुआत से ही ये योजना बना रखी थी, या फिर हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट में से कोई धोखेबाज तुम्हें हमारी जानकारी दे रहा है। लेकिन उन बूढ़े आदमियों से तो मेरा झगड़ा अभी बस हाल ही में ही हुआ था, तो फिर आखिर तुमने उनसे कब कांटेक्ट कर लिया? बिल्कुल सही, डबल ड्रैगन गैदरिंग में ल्यूजी के साथ, और उस ल्यूजी की मदद से तुम यहाँ वेनेबल सी के टच में आए। अब जूफेन को इतने क्लियरली तौर पर उन सब की जानकारी देता हुआ देख करके तो यंग मास्टर जाओ डेजू भी काफी ज्यादा शॉक और हैरान हो गया होता है। तो वो अपनी हैरानगी को कंट्रोल करते हुए हल्का सा हंसते हुए कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो और दूसरों के लिए एक बड़ा कांटा हो, लेकिन अब मुझे भी ये पता चल गया है कि अगर अभी जल्दी तुम जैसे शैतान को नहीं निकाला गया तो तुम जल्द ही इस दुनिया में तबाही ला दोगे। आज मेरा ये यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट इंसानियत की भलाई के लिए तुम जैसे डीमन को यहाँ पे खत्म कर देगा। जूफेन भी इस सब को सुनकर के कहता है कि मुझसे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। शुरुआत में मुझे उस डीमन स्कैमिंग सेक्ट की जरा भी परवाह नहीं थी, इसलिए तब मैंने कितनी सारी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया था। मैंने सोचा था कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो तब उस सब के बाद में मैं वापस से अपने ल्यूकलैंड जाऊंगा और इन सब लोगों की राजनीति में जरा भी शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन किसे पता था कि ये बात मेरे लिए ही बाद में चल करके मुसीबत बन जाएगी। ब्रदर, अगर तुम डीमंस को भगाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इन राइटियस कल्टीवेटर्स को हमारी इस लड़ाई से दूर रखो। ये सब कहते हुए जूफेन किंगचन और उसके सभी साथियों को इस लड़ाई से दूर रखना चाहता है और अकेला ही उन सबसे भिड़ना चाहता है, जिसमें कि किंगचन सिर्फ और सिर्फ उसकी कमजोरी बनेगी। इस बात से वो भी दुखी हो जाती है, मगर इस पे जाओ डेजू तो जूफेन से सिर्फ इतना कहता है कि तुम जैसे डीमन के आसपास का हर एक इंसान इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए वो सब भी तुम्हारे साथ में डेमोनिक पाथ पर चल निकले हैं कि तुम्हारे साथ खड़े हर किसी को मरना ही होगा। जूके इतना कहते हैं कि वो जूफेन के साथ में बाकी के सभी लोगों को भी मार डालेगा, जिसमें कि किंगचन भी शामिल है। इतना सुनने के बाद में क्या जूफेन रुकने वाला होता है? वो सीधा ही जाओ डेजू को ऊपर अपनी आईज ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज वॉइड इनहेलेशन से सीधा जाओ डेजू के ऊपर हमला कर देता है। जैसे कि जाओ डेजू तो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है, लेकिन उसके पीछे के काफी सारे एल्डर उसी से मारे जाते हैं। अपने एल्डर्स की इतनी बुरी हालत को देख करके जल्दी से फिर जूफेन की ओर मुड़ता है और जूफेन के ऊपर चलाते हुए कहता है कि जूफेन, अगर उससे पहले ही जूफेन किंगचन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने संग भगाकर ले जाते हुए सुइरुआ और डेनर से भी कहता है कि जल्दी करो, भागो यहाँ से। जैसे कि इस तरीके से बच करके भगता हुआ देख करके तो जाओ डेजू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर इस बार जूफेन बच करके निकल गया तो आगे वो जूफेन के हाथों से नहीं बचने वाला। इसलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि जल्दी करो और उस अरे फॉर्मेशन को जल्दी से स्टार्ट करो। तो जाओ डेजू के इतने ऑर्डर्स मिलते ही वो सभी लोग भी जल्दी से अपनी अपनी फॉर्मेशन में आते हैं और वहाँ पे एक बड़ी सी अरे फॉर्मेशन को सेटअप करने लगते हैं। इस वजह से उस पूरे टाउन के ऊपर सेटअप वो अरे एक्टिवेट होने लगती है और चारों ओर से गोल्डन कलर की बीम्स निकलने लगती हैं, तो एक साथ मिलकर के उस पूरे टाउन को ही अपने अंदर कवर कर लेती हैं और इस तरह वो पूरा एरिया उस अरे से सील्ड हो जाता है। एनर भी वहां से उड़ते उन सब लोगों की इतनी बड़ी फोर्स को देख करके काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और कहती है कि ये क्या यूनिवर्सल राइटियस एक्ट सिर्फ एक इंसान को मारने के लिए यहाँ पे 500 स्टेज एक्सपर्ट्स को लेकर आया है। ये तो पूरे लोअर 3 सेक्ट के एंटायर पावर की बराबर की फोर्स है, जिसमें जूफेन भी कहता है कि हाँ, इसलिए तो मैंने कहा था कि इस समय यूनिवर्सल राइटियस एक्ट से मिलना उससे भी ज्यादा बुरा है। घर से ना बाहर निकलने वाले सेट के गार्डियंस के अलावा वो लोग बिना किसी दिक्कत के अपने फोर्स के साथ ही बड़ी आसानी से लोअर 3 सेक्टर को कुचल सकते हैं, लेकिन अब हम सिर्फ 4 ही उनके इस डिस्ट्रक्टिव पावर को झेल रहे हैं। जिसमें डेनियर जूफेन से कहती है कि जूफेन फिर आखिर अब हमें
क्या करना चाहिए। तो जूफेन उन लोगों से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ में कुछ नहीं होने दूंगा। इसी के साथ में जूफेन की आंखें फिर से गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं। इसके साथ ही जूफेन उस अरे फॉर्मेशन के ऊपर भी अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज वॉइड एनालिसिस से हमला करता है। इस वजह से उस अरे फॉर्मेशन के ऊपर तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो चटक भी जाती है। और क्योंकि उनका इफेक्ट उन अरे बनाने वाले लोगों की सोल के ऊपर भी होता है, इसलिए वो लोग भी काफी ज्यादा घायल होते हुए खून खांसते हैं। अगर जूफेन इतने पर भी नहीं रुकता और क्लिंग के हैंड को रिलीज करते हुए सीधा उस अरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी ब्रेथ स्टाइल सेकंड टेक्निक के साथ में वो उस अरे के ऊपर जोरदार हमला करता है और सीधा अपने गोस्ट ड्रैगन क्ला के साथ में उस अरे फॉर्मेशन के शील्ड को बीच से फाड़ता हुआ आगे निकल जाता है। वैसे उस अरे फॉर्मेशन को बनाने वाले उन सभी लोगों की सोल पे भी काफी ज्यादा जोर का झटका लगता है और वो सभी लोग वहीं पे मारे जाते हैं। जबकि उस सील के डिस्ट्रॉय होते ही जूफेन फिर से किंग चेन के हाथ को पकड़ता है और उन सभी लोगों को अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि भागो जल्दी यहाँ से। मगर इधर ज़ाओ डेजी तो जूफेन के इस एक्शन से काफी ज्यादा घबरा गया होता है और उसके शरीर से पसीने छूटने लग जाते हैं और वो घबराते हुए कहता है कि लालत है, इस कमीने के पास में तो अरेस को तोड़ने की भी स्किल है, इसके सामने तो हमारा बैरियर भी बिल्कुल यूजलेस रह गया, वो एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। इसके साथ वो उन सभी बाकी के लोगों के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ हो, आखिर तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम लोगों को अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है कि वो यहाँ से बच करके भाग निकला है? तो फिर आखिर तुम सब लोग यहाँ पे क्यों रुके हुए? जल्दी करो और उसे पकड़ के लेकर आओ। ज़ाओ डेजी अपने इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की एक बहुत बड़ी फोर्स को जूफेन और उसकी टीम के पीछे लगा देता है। तो अब इधर जब डेनियल भी उन लोगों को अपना पीछा करता हुआ देखती है तो वो जूफेन से घबराते हुए कहती है कि ब्रदर जू, वो लोग बस हमें पकड़ने ही वाले हैं, तो अब आखिर हमें उन लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मगर इधर जूफेन किंग चेन के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है कि किंग चेन पीछे मुड़ करके बिल्कुल मत देखना, याद रखना तुम लोगों को बस सीधा स्ट्रेट भागना है और पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो किंग चेन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि जूफेन उसे वहाँ से बचाने के लिए खुद अकेला उनसे लड़ने के लिए रुक रहा है और यही होता है। जूफेन उन सभी लोगों को आगे की ओर पुश करते हुए खुद वहीं पे पीछे रुक जाता है उन बाकी के सभी लोगों को रोकने के लिए। इधर अचानक से जूफेन को पीछे रुकता हुआ देख कर सुईरुआ डेनियल तो हैरान हो गई होती है और किंग चेन से पूछते हैं कि सिस्टर किंग चेन, आखिर जूफेन इस तरह पीछे क्यों रुक गया? जूफेन उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से और पीछे मुड़ करके मत देखना, बस यहाँ से बच कर निकलो। इस पर किंग चेन को ना चाहते हुए भी जूफेन की इस बात को मानना पड़ता है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे रुकी तो वो सिर्फ जूफेन के लिए बर्डन ही बनेगी, इसलिए वो वहाँ से जाते हुए बाकी की सभी लड़कियों से भी कहती है कि चलो यहाँ से। और इस तरीके से खुद को वहाँ से जाता हुआ देख करके और जूफेन को पीछे रुकता हुआ देख करके सुईरुआ भी जूफेन के लिए परेशान होते हुए किंग चेन से पूछती है कि किंग चेन, क्या तुम वाकई में उसे पीछे अकेला छोड़ करके जा रही हो? वो अकेला ही 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के साथ में भिड़ने जा रहा है और साथ ही उनमें अलग से कुछ सोल हार्मोनी के एक्सपर्ट्स भी है। किंग चेन भी अपनी खुद की पावर्स पर निराश होते हुए कहती है कि मैं उसकी मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बर्डन ही बनूंगी, तो इससे बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ से पहले चले जाएं और उन लोगों को हमारा पीछा करने से बच पाएं ताकि इससे जूफेन को हम लोगों को बचाने की टेंशन ना हो और फिर उसके बाद वो खुद ही उन सब लोगों से बच करके निकलने का रास्ता ढूंढ पाए। मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है, भले ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है फिर भी वो इस सिचुएशन से भी जिंदा बाहर निकलेगा और ये डेफिनेटली होगा क्योंकि वो जूफेन है और वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहने के साथ ही वो सभी लोग भी अपनी फुल तेजी के साथ में वहाँ से दूर निकल जाती हैं। तो अब उन तीनों लड़कियों को चले जाने के बाद में जूफेन उस पूरे फोर्स के सामने अकेला खड़ा होता है और कहता है जब लोग अलग होते हैं तब भी वो आखिरी बार एक दूसरे को देखने की उम्मीद रखते हैं, तो फिर आखिर मैंने उसे पीछे मुड़ करके दोबारा देखने से मना क्यों किया? शायद मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए देखूं। जूफेन ये सब कह रहा होता है जबकि यूनिवर्सल राइट्स एक्ट के वो सभी लोग अब जूफेन के सामने आकर के खड़े हो चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जूफेन के सामने एक बहुत बड़ी फोर्स एक दीवार बन करके खड़ी हो चुकी होती है और उन सभी लोगों के बीच में ज़ाओ डेजी जूफेन को घेरे हुए जोर जोर से हंसते हुए उससे कहता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? तुमने भले ही चाहे हमारी अरे फॉर्मेशन को क्यों ना तोड़ दिया हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के हाथों से भी बच निकलोगे कि आखिर एंड पर तुम भी इस तरीके से मरना नहीं चाहते थे? जूफेन को इतने सारे लोगों के सामने भी खड़े होते हुए उसकी आंखों में जरा डर नहीं होता, फिर भी वो स्माइल करते हुए ज़ाओ डेजी से कहता है क्योंकि अब मैं यहाँ से बच करके भाग नहीं सकता तो अब लड़ना ही
बेहतर होगा। लेकिन वाकई में तुमने तो यार मेरे खिलाफ सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरे खिलाफ तुमने सीधा 500 को ला करके खड़ा कर दिया। इस पे तो ज़ाओ डेज़ू भी हंसते हुए कहता है कि और क्या, तुम जैसे सनकी से निपटने के लिए इसके अलावा और क्या रास्ता था, क्योंकि हमें ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करना था कि आज के दिन तुम्हारा जैसा शैतान यहाँ से बच करके ना निकल पाए। इसी के साथ में ज़ाओ डेज़ू फिर अपने एक एल्डर से कहता है, तुम जाओ और जाकर के उन तीनों लड़कियों को पकड़ के लाओ, जबकि हम सभी लोग यहाँ पे मिल करके इस डीमन से डील कर रहे हैं। वो एल्डर ज़ाओ डेज़ू की बात पर हाँ कर ही पाता है। तभी एक बड़े से खतरनाक लाल ड्रैगन की बड़ी से पूंछ आती है और सीधा वहाँ पे खड़े उन सभी एल्डर्स के जाकर के लगती है और वो सभी लोग वहीं के वहीं तेजी से घायल हो जाते हैं। इवन कि सिर्फ उस एक हमले से ही कई सारे एक्सपर्ट्स खत्म होकर के टपकने लगते हैं और इधर ज़ाओ डेज़ू फिर से उस हमले से बड़ी मुश्किल के साथ में डॉज कर पाता है और उसकी फिर से आंख मुंह खुली की खुली रह जाती है और जब वो अपनी उन कांपती हुई आंखों से अपनी साइड की ओर देखता है तो उसके शरीर से टोटली पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है ज़ूफेन की सोल फॉर्म से बना एक बेहद ही बड़ा लाल कलर का स्कारलेट ड्रैगन किंग और उसकी साइड पर ही गुस्से में खड़ा होता है हमारा हीरो ज़ूफेन, जिसका ऑरा ही दूसरों की फाड़ने के लिए काफी है। इसलिए ज़ाओ डेज़ू के पास में इतने सारे एक्सपर्ट्स के होते हुए भी वो अभी भी घबराया हुआ होता है और घबराते हुए ही उससे कहता है कि ज़ूफेन, आखिर तुमने अपनी सोल फॉर्म इतनी जल्दी क्यों रिलीज कर दी? क्या अब तुम भी ऑल आउट जाकर के लड़ने वाले हो क्या, या फिर क्या वाकई में वो लड़कियां तुम्हारे इतने ज्यादा करीब हैं क्या? ज़ूफेन कहता है कि नहीं, बस मैं एक इग्नोरेंट को उसका लेसन सिखाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ज़ाओ डेज़ू, तुम सिर्फ मेरी जान के पीछे पड़े हो, है ना? तो ये रहा मैं, ठीक है, तो अब इसमें निर्दोषों को घसीटने की कोशिश मत करो। तो ज़ूफेन की इस बात पर तो ज़ाओ डेज़ू जोर जोर से हंसते हुए उससे कहता है क्या कहा, निर्दोष लोग? जब कोई भी इंसान तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हो तो फिर वो इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता और हमारा यूनिवर्सल राइट एक्ट हर एक अंतिम डीमन का सफाया करता है। और रही बात उन लड़कियों की, तो उन लड़कियों की जान आज नहीं तो कल हम लेकर ही रहेंगे। और ज़ाओ डेज़ू की इस बात के ऊपर तो ज़ूफेन और भी ज्यादा भड़क जाता है, उसकी आंखें गुस्से में और ज्यादा लाल हो जाती हैं और फिर वो सीधा ज़ाओ डेज़ू से कह देता है कि अब जब तक मेरी इस जान में सांस है तब तक तुम में से कोई भी मुझे पार करके आगे नहीं जा पाएगा। ज़ूफेन की इस धमकी से ज़ाओ डेज़ू घबरा तो गया होता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि तुम बस यहाँ पर अकेले हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरे 500 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को रोकने की बात कर रहे हो। तो ठीक है, फिर अब मैं भी तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारी उन लड़कियों को यहाँ वापस लेके आऊंगा और फिर तुम्हारी आंखों के सामने उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसी के साथ ज़ाओ डेज़ू अपने कई सारे एक्सपर्ट्स से ज़ूफेन के ऊपर अपने सोल ब्लास्ट के साथ में हमला करने के लिए कह देता है, जिस पर वो सभी एक्सपर्ट्स भी अपनी स्वॉर्ड सोल्स को बाहर निकालते हुए ज़ूफेन के ऊपर एक साथ कई सारे हमले करते हैं। सामने से ज़ाओ डेज़ू की इस बात के ऊपर ज़ूफेन भी अपने फुल रेज मोड में अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग की फॉर्म के साथ में उन सभी सोल अटैक्स के ऊपर सीधा पंच से मारता है। इस वजह से उन दोनों ही तरफ की टकराव की वजह से वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होते हैं। उनका स्कारलेट ड्रैगन किंग अपने एक ही पंच के साथ में उन सभी एक्सपर्ट्स के उन सभी सोल अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर डालता है, जिस वजह से वो सभी एक्सपर्ट्स भी घायल होते हुए खून खांसते हैं और वहीं पे मारे जाते हैं। जबकि ज़ूफेन के इस एक्शन से तो ज़ाओ डेज़ू और भी ज्यादा घबराने लगता है कि नहीं हो रहा होता है कि ज़ूफेन इतनी आसानी से सभी एक्सपर्ट्स को कैसे खत्म कर रहा होता है, जबकि उसके सामने उसका काल बन के खड़ा होता है ज़ूफेन और उसका स्कारलेट ड्रैगन किंग। और उस हमले के बाद से जब धुआं झड़ता है तो हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, वो भी उन सभी एक्सपर्ट्स के हमले को एक साथ झेलने की वजह से थोड़ा घायल हो गया होता है, इसलिए उसके मुंह से खून निकलते हैं। मगर ये छोटा मोटा दर्द तो ज़ूफेन के आगे कुछ भी नहीं है। वो अभी भी अपने फुल रेज मोड में अपनी लाल आंखों के साथ में स्माइल करते हुए उन सभी लोगों को घूर करके देख रहा होता है। तो ज़ूफेन के सामने खड़े उन सभी एक्सपर्ट्स के दिलों में भी ज़ूफेन का खौफ बैठ जाता है और उनमें से एक ये सब देख करके घबराते हुए कहता है कि सिर्फ एक आदमी ने 30 एक्सपर्ट्स का अकेला ही सामना करते हुए ना सिर्फ उनमें से 30 को पीछे ढकेला, बल्कि उनमें से 20 तो बुरी तरीके से घायल हैं, जबकि बाकी के 10 की बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। ये चीज एक सिंपल ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब दूसरा बंदा भी ज़ूफेन की तारीफ करते हुए कहता है कि वाकई में ये बंदा डबल ड्रैगन गैदरिंग का बेस्ट पर्सन होने के लिए वर्दी है। जब यहाँ तक कि उसने तीनों सुपीरियर 3 सेक्ट के एक्सपर्ट्स को भी हरा डाला है, लेकिन जब ज़ाओ डेज़ू सेक्ट में वापस आए थे और उन्होंने हमें इस बारे में बताया था तो तब हमें उस बात के ऊपर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब लगता है कि वो अफवाहें बिल्कुल सच थी। तो उन लोगों को तो ज़ूफेन की इस तरीके से तारीफ करते हुए देख करके ज़ाओ डेज़ू चिढ़ जाता है और उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हो गई बातचीत, हमेशा याद रखो कि तुम एक राइटेस कल्टीवेटर हो, तो फिर आखिर तुम इस तरह से डीमन की तारीफ कैसे कर सकते हो? अब जल्दी करो, सभी लोग उसके ऊपर एक साथ हमला
हमला करो और उसके सिर को मेरे पास लेकर के आओ ताकि मैं उसे वापस प्रोविनेंस ले आ सकूं। दूसरी ओर इधर ज़ूफेन भी उन लोगों से यही कहता है कि हाँ आओ मेरे पास और मेरा सिर लेकर के जाओ, तुम्हें ऐसा करना ही होगा अपनी प्रोविनेंस, अपने ईश्वर की इच्छा के लिए। लेकिन अब ये भाग्य ही तय करेगा कि तुम लोगों में से कितने लोग वापस अपने सेक्ट को लौट पाओगे, इसलिए तुम लोगों को इस बारे में अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। क्या तुम लोग यहाँ पर सिर्फ बलि का बकरा बनना चाहते हो या फिर विजेता, ये तुम्हें ही डिसाइड करना है। इससे तो वो सभी लोग भी ज़ूफेन की इस बातों में फंस जाते हैं और चौंकते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उनमें से कोई भी आगे बढ़कर के ये नहीं चाहता है कि वो यूं ही बलि का बकरा बनकर के मारा जाए, जबकि इधर ज़ूफेन भी अपने मन में ये कह रहा होता है कि अभी अभी उन सभी लोगों के सोल अटैक को एक साथ झेलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, और अब अगर इतने सारे हमलावर मेरे ऊपर फिर से एक साथ हमला करेंगे तो मुझे डाउट है कि मैं उनके उस हमले को पूरी तरीके से रोक भी पाऊंगा। लेकिन नसीब से ये यूनिवर्सल रेडियस एक्ट स्वार्थी कायरों से भरा पड़ा है। इधर ज़ूफेन की ये बात बिल्कुल सच होती है। वो सभी लोग अभी भी वहीं पे खड़े होते हैं और ज़ार्डोज़ उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम सब मूर्खों, आखिर तुम किस बात से डर रहे हो? वो बदमाश तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, अभी उसकी जान बस बाल बाल ही बची है, तो अब जल्दी करो, आगे बढ़ो और उसके ऊपर हमला करो। जल्दी से उसका सिर ला करके मेरे हाथों में रखो, जिसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद पर्सनली सेक्ट लीडर से तुम लोगों की तारीफ करवाऊंगा। तो ज़ार्डोज़ की ये सारी बातें सुनकर तो उनमें से एक एक्सपर्ट उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम खुद क्यों नहीं वहां जाते? तो ज़ार्डोज़ वहीं पे स्तब्ध रह जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए घबराते हुए मन में कहता है कि मैं तो उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसके हाथों में लग गया ना फिर तो वो मेरा खोने पे जाएगा और मैं इतनी जल्दी मरना बिल्कुल नहीं चाहता। इधर ज़ूफेन में उन सब लोगों को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि जितनी ज्यादा देर तक के लिए मैं इन 500 को रोके रखूंगा तो मैं उतना ही ज्यादा टाइम चुकिंगचन और बाकी की लड़कियों के लिए निकाल पाऊंगा, ताकि वो इन लोगों से बच करके काफी ज्यादा दूर पहुंच पाए। ज़ूफेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बंदा जोर जोर से हंसते हुए उससे कह रहा होता है भले ही वो एक घायल कागजी शेर हो, लेकिन फिर भी तुम यूनिवर्सल राइट्स एक्ट के 500 एक्सपर्ट्स के संकल्प को हिलाने में कामयाब रहे। वाकई में अब पता चला कि ज़ार्डोज़ ने जो कहा था वो बिल्कुल सच कहा था, तुम हमारे राइटियसनेस पाथ के लिए आगे चल कर सबसे बड़ी विपत्ति बनोगे। इधर तो ज़ूफेन उन सभी एक्सपर्ट्स को देख करके शौक होते हुए कहता है कि ये क्या, ये 8 सोल हार्मनी के एक्सपर्ट्स। दूसरी ओर ज़ार्डोज़ इधर उन एक्सपर्ट्स को ग्रीट करते हुए कहता है कि डिसाइपल ज़ार्डोज़ 8 एल्डर्स को ग्रीट करता है। इसी के साथ में हमें एक एक करके उन सभी 8 एल्डर्स को भी दिखाया जाता है, मगर साथ साथ उनका वो मेन एल्डर कह रहा होता है ये कितने ज्यादा शर्म की बात है कि तुम 500 एक्सपर्ट्स सिर्फ एक लड़के के शब्दों से इतने ज्यादा घबरा गए। तुम यहाँ पर इतने सारे लोग हो लेकिन फिर भी एक छोटे से बदमाश से तुम छुटकारा नहीं पा सके। फिर कब से हमारे सेक्ट के एक्सपर्ट्स इतने ज्यादा कमजोर हो गए? मुझे तो लगा था कि मेरे यहाँ तक पहुँचने तक तुम सब लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल चुके होंगे, लेकिन जरा देखो ये सब आखिर क्या गड़बड़ चल रही है। तुम लोगों को तो यहाँ पे शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने यहाँ पे हमारे यूनिवर्सल राइट्स एक्ट को शर्मिंदा किया है। लेकिन एक मिनट रुको, क्या ये लोग यहाँ पर 4 लोग नहीं थे? तो फिर आखिर यहाँ पर ये एक ही लड़का क्यों है? बाकी लड़कियाँ कहाँ गई? ज़ार्डोज़ उसे बताता है कि एल्डर वो तीनों लड़कियाँ यहाँ से बच करके भाग निकली। यहाँ पर ये कमीना लड़का हम सभी लोगों को ब्लॉक करे हुए था, इसलिए हम इसे टेक डाउन करने के बाद में उन्हें बस पकड़ने जाने ही वाले थे। तो वो एल्डर ज़ार्डोज़ के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए से कहता है कि बेवकूफ, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? सिर्फ एक आदमी ने 500 एक्सपर्ट्स को रोक रखा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम सचमुच बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हो। जब तुमने अर्लियर रीइंफोर्समेंट की मांग की थी तो मुझे लगा कि तुम सावधानी बरत रहे हो, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम सिर्फ एक बेकार कचड़े हो, कचड़े। एल्डर से ये डांट सुनने के बाद में ज़ार्डोज़ बिल्कुल पूरी तरीके से निराश हो गया होता है, लेकिन साथ ही अपने मन में कहता है कि इसमें एग्जैक्टली सारी की सारी गलती मेरी नहीं है। क्या मैंने पहले ही तुम लोगों से उसके भागने के रास्ते को बंद करने के लिए नहीं कहा था? में से एक और सोल हार्मनी स्टेज का एल्डर उसी एल्डर से कहता है कि एल्डर भाई है, हम लोगों ने पहले इस बात के ऊपर चर्चा की है कि हम सब लोग मिलकर के इन लोगों के यहाँ से बचकर भागने के हर एक रास्ते को कट कर देंगे। जब आखिर वो लड़कियां यहाँ से बचकर के भाग रही थी तो आखिर आपने वहाँ पे आकर के उन्हें क्यों नहीं रोका? फिर वो दूसरा एल्डर भाई ही कहता है कि ओ तो तुम अब इसके लिए मुझको ब्लेम कर रहे हो। तो एल्डर युनचू, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम वहाँ पे मेरे साथ ही खड़े थे और हम दोनों मिल करके उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुम पहले पहल करके उन्हें हासिल करना चाहते थे। तो मैंने सोचा था कि एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट और 500 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के साथ में उन 4 रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स को पकड़ना तो एक पीस ऑफ केक की तरह आसान होगा, लेकिन आखिर किसने सोचा था कि तुम उन्हें इस तरीके से भागने दोगे? और यहाँ वापस आने के बाद मुझे ये चीज और भी जरा रेडिकुलस लग रही है कि एक छोटे से बच्चे ने तुम 500 एक्सपर्ट्स को यहीं रोके रख दिया।
दिया। ये मेरी जिंदगी का आज तक का सबसे बड़ा मजाक है। और एल्डर यिनचू, ये तब हुआ जब कि तुम यहाँ पर उन लोगों की मदद भी कर रहे थे। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर आप यहाँ पे नहीं होते तो ये सारे 500 के 500 डिसाइपल्स तो यहीं पे खत्म हो जाते। वाकई में इससे तो मुझे आपकी ताकत की एक नई समझ मिल गई है। तुम एल्डर्स से लेकर के एग्जीक्यूटिव डिसाइपल्स तक किसी की भी कोई अहमियत नहीं है। एल्डर यिनचू की इस बात के ऊपर एल्डर बाइये तो काफी ज्यादा गुस्से के साथ में अपने दांत पीसते हुए ज़ाओ डेज़ू को घूरते हुए अपने मन में कहते हैं कि अगर इस बदमाश की वजह से ऐसा सब नहीं होता तो आज मैं इन सभी एल्डर्स के सामने इस तरीके से बेइज्जत बिल्कुल ना होता। तो अब एल्डर यिनचू जब गुस्से में इस तरीके से भड़क रहे होते हैं तो अभी उनके साइड वाला दूसरा एल्डर उनसे कहता है, एल्डर यिनचू प्लीज अब शांत हो जाइए, इस तरीके से गुस्सा तो मत कीजिए। और वैसे भी वो लड़कियां अभी तो इतनी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, इसलिए हम लोग बड़ी आसानी से उनका पीछा करके फिर से उन लोगों को पकड़ सकते हैं। भले ही ज़ाओ डेज़ू से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक इम्पोर्टेंट आदमी हैं और आपको उन्हें ये गलती याद दिलानी चाहिए। मगर इस मामले के सुलझ जाने के बाद में हम लोग वापस सेक्ट में लौटने के बाद इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। एल्डर की ये बात समझने के बाद में एल्डर युनचू भी पहले तो अपने आप को थोड़ा शांत करते हैं और फिर ज़ाओ डेज़ू से कहते हैं कि ज़ाओ डेज़ू, हम लोग इस जिम्मेदारी को तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन अगर इतने सारे आदमियों के साथ में भी तुम ये नहीं कर पाए तो बच्चों इस तरीके उसकी इन सारी बातों से बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए। और अगर अब भी तुम सब लोगों से मारने में कामयाब हो जाते हो तो तुम लोगों की फिर से मेरिट्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर तुमने उसे फिर भी यहाँ से भागने दिया तो मैं ये वादा करता हूँ कि तुम में से एक भी यहाँ से वापस जिंदा नहीं जाएगा। तो उस एल्डर की इस बात से तो भाई यहाँ पे सभी के सभी वो सभी डिसाइपल्स शौक के शौक रह जाते हैं। और अब जब इस सब के बाद में उनके पास में सिर्फ और सिर्फ करो या फिर मरो की सिचुएशन रह जाती है तो वो बिना सोचे उस एल्डर की बात को मानते हैं और हाँ करते हैं। अब इस पे वो एल्डर युनचू भी कहते हैं कि बहुत अच्छे, तो ठीक है फिर चलो अब आगे बढ़ो। मगर फिर साथ ही वो अपने मन में भी कहते हैं कि उन तीनों लड़कियों को वापस लाना ही होगा, हमें अभी भी उनकी जरूरत है। उन लोगों की फिजिक अभी भी असाधारण रूप से काफी ज्यादा दुर्लभ है। कहते हो वो एल्डर्स किंग चेन और बाकी की उन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए साइड पे जा रहे होते हैं। अभी ज़ुफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग सीधा उन तीनों के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और फिर ज़ुफेन उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा ना कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो तुम में से कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता, चाहे तुम लोग 500 या फिर 5000 मेरे यहाँ पे जिंदा होते हुए तुम में से कोई भी उनके पीछे नहीं जा सकता। तो ज़ाओ डेज़ू फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और ज़ुफेन से कहता है कि ज़ुफेन तुम बेवकूफ इग्नोरेंट फूल, तुम सचमुच में इन 8 एल्डर्स को रोकने का ट्राई कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट और एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है? दोनों की ही ताकत का डिफरेंस जमीन और आसमान के जितना होता है। और तभी वो एल्डर युनचू भी कहते हैं कि हाँ, तो हम तुम्हारे जैसे पप के ऊपर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अभी भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, इसलिए तुम इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी मत करो। और सच कहूँ तो तुम हमारा सामना करने के लायक ही नहीं हो। जिस पे तो ज़ुफेन भी उन लोगों से कहता है, ओ अब क्योंकि तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, बस वहीं पर बैठे रहो, ठीक है ना। ये सब कहते हुए जब ज़ुफेन अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करता है तो उन सभी एल्डर्स को भी वहाँ पे एक बेइज्जती, एक वियर्ड एहसास फील होता है। इसलिए वो एल्डर युनचू भी कहते हैं, ठीक है फिर जब तुम जैसा एक ईवल खुद यहाँ पर एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट के हाथों मौत मांग रहा है तो ठीक है फिर मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा और तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। इसके साथ में जब वो एल्डर अपनी सोल हार्मनी स्टेज की पावर्स को अनलिस्ट करते हैं, का वेदर भी चेंज होने लगता है, आसमान काले हो जाता है जिससे कि गोल्डन कलर की ठंडा लाइटनिंग अनलिस्ट होने लगती है। फिर वो एल्डर युनचू ज़ुफेन को बताते हैं कि मेरी सोल एक टूल सोल है और मेरे इस हेवन सेकिंग हैमर की ताकत बेहद ही ज्यादा असाधारण है। और जब मैंने अपनी कल्टीवेशन को करते हुए सोल हार्मनी को अचीव किया तो तब मेरी बॉडी बिल्कुल डायमंड की तरह हो गई और मेरे ये पंचेस पहाड़ों को भी चूर चूर कर देते हैं, तक कि मैं तुम्हारी इस हेवनली ड्रैगन सोल को भी बड़ी आसानी से धूल में बदल सकता हूँ। तो जब वो एल्डर्स अपनी पावर्स को अनलिस्ट करने लगता है तो भाई माहौल क्या ही बेबी हो जाता है। तरफ ज़ुफेन और उसका स्कारलेट ड्रैगन किंग, जबकि दूसरी ओर वो सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट। ज़ुफेन उस एल्डर की ये बात सुनने के बाद उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बस अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग की सोल को वापस बुला लेता है। ज़ुफेन को ये करता हुआ देख वो एल्डर भी थोड़ा हैरान हो जाता है और ज़ुफेन से पूछता है कि आखिर तुमने अपनी सोल को वापस क्यों बुला लिया? तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज तुम्हें किसी भी तरीके से बचा लेगी? मैं एक सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट हूँ और मेरी ये फिस्ट तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल दोनों को ही चकनाचूर कर देगी। तब तुम यहाँ चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम यहाँ से बच करके तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले। कि अब तुम एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट का सामना कर रहे हो
और तुम बस मरोगे। कहने के साथ में वो एल्डर अपनी एक खतरनाक स्पीड के साथ में ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उस एल्डर को हमला करते हुए देख करके ज़ाओ डेज़ू भी जोर जोर से हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, तुमने हमारे सोल हार्मनी स्टेज के एल्डर को नाराज कर दिया है, तो तुम वाकई में यहाँ पे मरना चाहते हो। तो इस पे वो बाकी के सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हाँ, इस बार हम किसी कमजोर को अपना निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि कमजोरी हमें इस तरीके से ताना मार रहा है। तो वापस फाइट के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सोल हार्मनी स्टेज का एल्डर अपने पंच में अपने हेवन शेकिंग हैमर की पावर्स को अनलिस्ट करता है और ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए बेहद ही ज्यादा करीब पहुंच गया होता है। लेकिन तभी इधर ज़ूफेन भी एक स्माइल करते हुए उस एल्डर से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं तुम्हारे हमले को रोकने के लिए अपनी डिफेंसिव रेंज को कम कर दूंगा। ज़ूफेन के इस बात के ऊपर तो वो एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, मगर अगले ही पल उस एल्डर को आगे का एहसास भी नहीं होता और उसे बीच में से दो हिस्सों में काट दिया जाता है, क्योंकि इधर ज़ूफेन उस एल्डर के ऊपर अपना एक सीधा स्लैश लगाते हुए आगे गुजर गया होता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें और भी ज्यादा सटीक तरीके से काट सकूं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन ने उस एल्डर के बीचों बीच एक खतरनाक स्लैश लगाई होती है और वो एल्डर खत्म होते हुए वहाँ पे अपने मन में यही कहता है कि इम्पॉसिबल। इस बदमाश को सच में लगता है कि ये एक्चुअल में एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट को मार सकता है। तो इधर ज़ाओ डेज़ू का तो हैरानगी के मारे मुंह और आंख दोनों की फटी रह जाती है। इधर बाकी के सोल हार्मनी स्टेज के एल्डर्स को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी उनकी आंखों के सामने ये क्या हुआ। अभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी आंखों के सामने ही उनका वो सोल हार्मनी स्टेज का एल्डर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। देख करके तो उनका मेन एल्डर भी शॉक होते हुए कहता है कि ये क्या, वो तो एक सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट था, तो फिर आखिर वो इस तरीके से कैसे मर सकता है। ज़ूफेन फिर से उन लोगों से एक सीरियस टोन में कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा ना कि जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तो तब तक कोई भी मुझसे आगे अपना एक कदम भी बढ़ा नहीं सकता। जिसके साथ ही फिर ज़ूफेन एकदम कूल अंदाज में अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। तो भाई ज़ाओ डेज़ू की और ज्यादा फटी, उसके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि इम्पॉसिबल, ये चीज तो बिल्कुल नामुमकिन है, आखिर इसने ये कैसे किया, आखिर इसने एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया। जबकि उनका वो मेन एल्डर भी हैरान होते हुए यही सोच रहा होता है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ इस स्वॉर्ड की वजह से हुआ है, मगर आखिर ये चीज है क्या जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो ये सब सोचते हुए बस वो एल्डर ज़ूफेन को देखते रह जाता है, जबकि उसका वो एक साथी वहीं पे मारा जाता है। जबकि उस एल्डर की नजरें अब ज़ूफेन के हाथ में उसके उस डेमोनिक स्वॉर्ड के ऊपर होती है, जबकि इधर ज़ूफेन का हाथ भी उस हमले को करने के बाद में इधर कांप रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि वाकई में ये वेपन एक सीक्रेट वेपन होने के लिए पूरी तरीके से वर्दी है। यहाँ तक कि इसने एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट को मक्खन की तरह काट डाला, मगर इस हमले का बैकलैश भी मेरी बॉडी के ऊपर बेहद ही ज्यादा इमेंस हुआ है। लेकिन मैं अभी हार बिल्कुल नहीं मान सकता, मुझे अभी भी किंग चे के लिए और ज्यादा समय निकालना है, कि शायद यही वो आखिरी चीज है जो कि मैं उसके लिए इस जीवन में कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए ज़ूफेन फिर से डेमोनिक स्वॉर्ड को लेकर के उन सभी लोगों को रोकने के लिए उनके सामने खड़ा होता है। तभी वो दूसरा एल्डर बाई भी अपने सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से इसके ऊपर अपने अपने वेपन्स के साथ में हमला करो, क्योंकि अगर उसकी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा खतरनाक है तो हमें भी काउंटर में अपने स्पिरिचुअल वेपन्स के साथ में उसके ऊपर हमला करना होगा। इतना कहते हुए वो एल्डर भी अपने पास एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर निकालता है। इसके साथ साथ बाकी के सभी एक्सपर्ट्स भी ज़ूफेन के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हैं। वो सभी लोग अपने अपने वेपन्स के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हैं और ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए फेंक देते हैं, जिस वजह से वो पूरा आसमान उन स्पिरिचुअल वेपन्स से भर जाता है, जिनके सामने ज़ूफेन अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड लेकर के खड़ा होता है। मगर जब उन सभी वेपन्स का हमला एक साथ ज़ूफेन के ऊपर होने ही वाला होता है कि तभी अचानक से हम लोगों को दिखाया जाता है कि ज़ूफेन उन हमलों के बीच से गायब हो जाता है। तो वो देख कर तो वो एल्डर भी शॉक होते हुए कहता है कि आखिर वो अब यहाँ से कहाँ गायब हो गया। तभी अगले ही पल ज़ूफेन उस एल्डर के ही पीछे पैर होता है और अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ में उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके के अंदर से ज़ूफेन के भयानक डेमोनिक ऑरा अनलेस होने लगता है। उस एल्डर को भी इस बात का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और जल्दी से वो भी ज़ूफेन के हमले को काउंटर करने के लिए अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के साथ में ज़ूफेन के ऊपर एक स्लैश मारता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जब वो दोनों हमले एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, मगर उस हमले की फोर्स के इम्पैक्ट की वजह से इधर ज़ूफेन भी इंटरनली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अपने मुंह से खून खांसते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था मेरी बॉडी सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट के सामने डायरेक्टली विथस्टैंड नहीं कर पा रही है। और ये सब कहते हुए ज़ूफेन अपनी हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने उस हमले के ऊपर अपनी पूरी फोर्स लगाता है, जिस वजह से उस एल्डर के हाथ में उसका वो स्पिरिचुअल वेपन भी वहीं पे टूट करके
बिखर जाता है, जिस वजह से उस एल्डर की तो बुरी तरीके से फट जाती हैं, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन लोगों का वो मेन एल्डर भी पूरी तरीके से शॉक हो गया होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर एक ग्रेड एंड स्टेज का बच्चा एक 9th ग्रेड के स्पिरिचुअल वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो भी तब जब वो वेपन एक सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट के हाथों में हो। तो उस बच्चे के हाथ में रखा वो वेपन वो किस तरीके का भयानक वेपन है। मैं उसके पास में सिर्फ और सिर्फ ग्रेड एंड स्टेज की कल्टीवेशन होते हुए भी इतनी ज्यादा भयानक पावर्स आ जाती है कि वो यहाँ पे हम लोगों को भी सप्रेस करने लग जाए। और बेवकूफ, आखिर तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे हमें इस तरीके से आधी जानकारी देने की? आखिर हमें उसके उस गॉडली वेपन के बारे में क्यों नहीं बताया? जिस पे तो जाओ डेज़ू भी वहाँ पे बुरी तरीके से कांपते हुए उस एल्डर से कहता है कि एल्डर किंग टियान, मुझे भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो वो एल्डर किंग टियान भी उस स्वॉर्ड के बारे में सोचते हुए कहता है कि एक इतना ज्यादा बड़ा और फॉर्मिडेबल ट्रेजर उस जैसे बदमाश बच्चे के हाथ में, जो कि उसके साथ इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है, मगर अगर ये यहाँ पर हम जैसे मास्टर्स के हाथों में होता तो क्या ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता? ज़ुफेन भी उस हमले के अंदर अपनी और ज्यादा पावर को लगाने की वजह से इंटरनली और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस सब के बारे में सोचने के लिए अभी उसके पास में समय नहीं होता, क्योंकि उसके सामने अभी भी कई सारे दुश्मन खड़े होते हैं। इसलिए वो अपनी उस स्वॉर्ड को उठाता है और फिर से उस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश मारता है। इस वजह से वो एल्डर भी बुरी तरीके से डर जाता है और जल्दी से ज़ुफेन के उस हमले से बचते हुए वहां से अपनी दुम दबा करके तेजी से भागने लगता है। अब इधर ज़ुफेन भी उस एल्डर को वहां से बच करके भागता हुआ देख करके जल्दी से अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की फर्स्ट स्टेज शिफ्ट का इस्तेमाल करता है और फिर से सीधा उस एल्डर के पीछे अपनी स्वॉर्ड से हमला करने के लिए अपेयर हो जाता है, जिससे ज़ुफेन को फिर से अपने पीछे देख करके तो वो एल्डर फिर से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ज़ुफेन से कहता है कि अरे हद हो गई मेरे बाप, प्लीज मेरे ऊपर हमला करना बंद कर। तुमने पहले ही मेरे स्पिरिचुअल वेपन को तोड़ दिया है और अब तुम अपना काम पूरा करने के लिए यहाँ पे फिर से मेरे पीछे आ गए। ना कहकर के वो एल्डर फिर से ज़ुफेन से बचने के लिए वहां से तेजी से अपनी दुम दबा करके भागने लगता है। पीछे से ज़ुफेन अभी भी अपनी स्वॉर्ड स्लैशेस के साथ में उसमें हमला कर ही रहा होता है। तो एल्डर ज़ुफेन से कहता है कि अगर तेरे में इतनी ज्यादा हिम्मत है तो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को फेंक और मुझसे मैन टू मैन फाइट लड़। इधर ज़ुफेन भी बार बार उसको बच करके वहां से भागता हुआ देख करके परेशान हो जाता है। उनमें कहता है कि डैम, ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे संभालना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दी इसे खत्म करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये सब सोचते हुए उस एल्डर का पीछा कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से उन्हीं का एक और एल्डर ज़ुफेन के ऊपर अपने स्पिरिचुअल भाले के साथ में हमला कर देता है और एल्डर बाई से कहता है कि एल्डर बाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। बच्चे, अब हम लोग फिर से तुम्हारे ऊपर दोनों साइडों से हमला कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि आखिर तुम इनसे बच करके कैसे निकल पाते हो। ज़ुफेन भी देख लेता है कि एक तरफ से तो उस एल्डर का स्पिरिचुअल वेपन ज़ुफेन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, दूसरी ओर से वो एल्डर खुद ज़ुफेन के ऊपर हमला करने के लिए खड़ा होता है। इधर ज़ुफेन भी सबसे पहले उस भाले को रोकने के लिए उस भाले के ऊपर अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड फेंक करके मारता है, जबकि दूसरी साइड पे खड़े उस एल्डर का वो खुद सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ में हमें अगले पैनल में दिखाया भी जाता है कि ज़ुफेन के हाथ में अब उसकी डेमोनिक स्वॉर्ड नहीं होती है। ज़ुफेन ने पहले ही उस भाले को रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को फेंक करके उसके ऊपर हमला कर दिया होता है, जबकि दूसरी डायरेक्शन में खड़े एल्डर के ऊपर ज़ुफेन अपने बेर हंडों के साथ में हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। देख करके तो वो दूसरा एल्डर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोरों से हंसते हुए कहता है कि हा बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सीधा हाथ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अगर फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा ये हाथ कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कि यहाँ मेरी फिस्ट भी मेरी सोल हार्मोनी पावर के साथ में मर्ज है और तुम इससे बिल्कुल भी बच नहीं सकते। तो इधर ज़ुफेन भी हंसते हुए से कहता है कि हाँ, मुझे भी पता था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैं खुद पर्सनली तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे इस स्पिरिचुअल वेपन को चकनाचूर करूंगा। कहते हुए ज़ुफेन फिर से अपनी आइज ऑफ द वॉइड की फर्स्ट स्टेज शिफ्ट का इस्तेमाल करता है और अपनी जगह अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड से बदल देता है। वैसे ज़ुफेन की वो डेमोनिक स्वॉर्ड जो कि घूमते हुए उस वेपन की ओर जा रही थी, वो शिफ्ट होकर के अचानक से ठीक उस एल्डर के सामने अपेयर हो जाती है, जिससे तो भाई उस एल्डर की बुरी तरीके से फटी, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसके पास उस हमले से बचने का एक पल नहीं रहता। इस वजह से ज़ुफेन की डेमोनिक स्वॉर्ड उस एल्डर को भी दो टुकड़ों में बांटते हुए आगे निकल जाती है और फिर उसे खत्म करने के बाद ज़ुफेन की वो स्वॉर्ड आगे घूमते घूमते तेजी से वापस ज़ुफेन की ओर ही लौट आती है, जिसे कि ज़ुफेन बड़े ही कूल अंदाज में अपने हाथ में पकड़ता है और एक अपनी काफी ज्यादा कातिलाना डेमोनिकल स्माइल दिखाते हुए उन लोगों से कहता है कि हाँ, आखिरकार अब तुम्हारा ये दूसरा साथी भी मारा गया। हमें दिखाया जाता है कि वो वाला एल्डर भी पिछले वाले एल्डर की तरह ही डेमोनिक स्वॉर्ड से टकराने के बाद में मक्खन की तरह दो हिस्सों में बट गया होता है, जिससे कि भाई ज़ाओडो की तो फट के 4 नहीं 64 हो जाती है। वो कांपते हुए अपने सर पकड़ लेता है, तो वो कहता है कि बेनस्टॉक, आखिर ये राक्षस मरता क्यों नहीं है? यहाँ पे हम सभी लोग मिलकर के इसकी फील्डिंग सेट करने के लिए आए थे, लेकिन जरा देखो
तो ये हमारी ही बैंड बजा रहा है। अभी इधर एल्डर किंग टियान को भी अब ये सब कुछ देखा नहीं जाता, इसलिए वो अपने सभी लोगों से कहते हैं कि बेवकूफो, सभी लोग एक साथ हमला करो, कि अगर हम लोग इसी तरीके से 1 बाय 1 हमला करते रहे, कमीना लड़का हमारे हर एक अटैक के पैटर्न के गैप को समझ जाता है। तो चीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड और अपनी क्रिप स्किल्स के साथ में ये हम लोगों को खत्म करता जा रहा है। यहाँ तक कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग एक एक करके इसके ब्लेड के हाथों यूं ही मारे जाएंगे। भले ये सब कुछ देख करके ऐसा ही लगेगा कि इस चीज से हम लोग अपने आप को ही नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन वाकई में ये बच्चा इस लायक है कि हम लोग ऐसा करें। एक साथ में वो एल्डर ज़ाओ डेज़ू से भी कहते हैं कि ज़ाओ डेज़ू जाओ और अपने साथ में 100 आदमियों को ले जाओ और जा करके उन लड़कियों को यहाँ ढूंढ करके वापस लाओ। बाकी के सभी लोग एक साथ मिलकर के उस नीच लड़के के ऊपर हमला करो। ज़ाओ डेज़ू भी बड़ी आसानी से एल्डर की बात को मानता है, क्योंकि भाई ज़ूफेन से बचने को जो मिलता है, खुशी खुशी अपने साथ में बाकी के 100 लोगों को ले जाते हुए कहता है कि ज़ूफेन, मैं आशा करता हूँ कि तुम तब तक जिंदा रहो जब तक कि मैं यहाँ पर वापस उन लड़कियों को नहीं ले आता। इधर ज़ाओ डेज़ू की हंसी खत्म होने से पहले ही ज़ूफेन अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग को उन सब लोगों के सामने ले आता है। तो भाई वो सभी लोग जल्दी से कांपते हुए अपनी ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि ज़ूफेन उन लोगों को फिर से घूरते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों से कहा ना कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। ज़ूफेन के इतना कहते ही अचानक से ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग के मुंह पर एक जबरदस्त अटैक होता है। इस वजह से ज़ूफेन इंटरनली और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अपने मुंह से खून खांसने लगता है। और तभी उसके सामने एल्डर बाई ही आ जाता है और जोर जोर से हंसते हुए उससे कहता है कि आखिरकार तुमने फाइनली अपने ड्रैगन सोल को बाहर निकाल ही लिया। तुमने पहले अपनी सोल को वापस इसलिए ले लिया था ना, ताकि तुम्हारे पास में दिखाने के लिए कोई भी वीकनेस ना हो। बड़ी आसानी से एल्डर यिनचू के साथ में समय बिता करके उन्हें खत्म कर सको। अब जब तुम्हें एक ही समय वो उन डिसाइपल्स को भी रोकना पड़ रहा है, इसलिए तुम फिर से अपनी ड्रैगन सोल को बाहर निकाल रहे हो। लेकिन अब जब तुम्हें अपनी सोल को एक सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट के सामने उजागर करना पड़ रहा है, इस चीज से तो यह बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि वो लड़कियां तुम्हारे लिए वाकई में बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा बढ़कर। भले ही तुम्हारे हाथ में लगी तुम्हारी वो स्वॉर्ड बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम एक ही समय पर सब कुछ नहीं रोक सकते। मेरे एक और पंच के साथ में तुम्हारी ड्रैगन सोल पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगी। तो अब इन सब बातों को सुनने के बाद में तो भाई ज़ाओ डेज़ू भी चूहे से शेर बन जाता है और हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, अब तुम्हारे पास में चॉइस है, या तो तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी के ऊपर गिव अप कर दो या फिर हमें यहाँ से जाने दो और उन लड़कियों का पीछा करने दो। हालांकि मुझे यकीन है कि तुम अपने लिए सेकंड वाली चॉइस को चुनोगे, कि अगर अब तुम फिर से अपनी सोल को वापस अपने शरीर में नहीं लेते हो तो हमारे एल्डर का अगला पंच ही तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर डालेगा और फिर तुम चाह करके भी उन लड़कियों को हमारे हाथों से नहीं बचा पाओगे। मगर लेकिन अगर तुम अपने सोल ड्रैगन को वापस ले लेते हो तो शायद जल्दी तुम फिर कभी उन लड़कियों को नहीं देख पाओगे। तो अब बताओ तुम क्या चुनोगे? ज़ूफेन भी चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना मुझसे आगे नहीं जाएगा। तो ज़ाओ डेज़ू भी चिल्लाते हुए कहता है कि तो फिर अब तुम यहीं पे मरो। अब जल्दी कीजिए और फिर से इस ज़ूफेन के ड्रैगन सोल के ऊपर एक स्ट्राइक करिए और इसके किस्से को यहीं पे खत्म कीजिए। तो एल्डर भाई भी ज़ूफेन के ड्रैगन सोल के ऊपर हमला करने के लिए अपने जबरदस्त पंच बनाते हैं, मगर इससे पहले ही वो अपना स्ट्राइक कर पाते उससे पहले ही ब्लैक कलर का ऑरा उनके हाथ और उनकी सारी बॉडी को घेर लेता है। उस ब्लैक ऑरे से बनी हुई स्ट्रिंग्स उन्हें पूरी तरीके से जकड़ लेती है। भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इस चीज को ज़ाओ डेज़ू समझ जाता है क्योंकि पहले ही वो इस चीज को देख चुका है, इसलिए वो पसीने से घबराते हुए कहता है कि ये तो ज़ूफेन के ड्रैगन सोल वेरिएंट है, उसका हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग। ज़ूफेन अपने डेमोनिक ड्रैगन किंग के ऑरे के साथ में उस एल्डर को चारों तरफ से जकड़ लेता है। तो एल्डर भाई चाह करके भी उसकी उस जकड़ से छूट नहीं पाते, जबकि इधर ज़ूफेन भी ब्लैक डेमोनिक ऑरा को अनलेस करते हुए कहता है कि बिल्कुल सही, हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग किसी भी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, फिर चाहे वो एक सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट के पंचेस की पावर ही क्यों ना हो। डेमोनिक ड्रैगन किंग के सामने वो भी अपनी ज्यादातर पावर को खो देता है। बताओ, थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर मुझे कुचलना चाहते थे ना, लेकिन अभी इतनी भी जल्दी क्या है? इतना कहते हुए ज़ूफेन उस एल्डर के सामने जाता है और उसकी छाती पर अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड को पॉइंट करता है। तो भाई सामने से एल्डर भाई की तो बुरी तरीके से फटी, वो जोर जोर से कांपते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि रुको रुको, एक मिनट रुको मेरे भाई। तो तब इधर ज़ूफेन भी कहता है कि इसके अलावा हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग के चुंगल में फंसा हुआ तुम जैसा बेकार आदमी इतनी आसानी से इसके चुंगल से बाहर नहीं निकल सकता। साथ में ज़ूफेन अपने डेमोनिक स्वॉर्ड को एल्डर भाई के सामने से डालता है और पीछे से निकाल देता है। छाती से भाई
भाई छाती में डालता है और पीठ से निकालता है, गलत मत समझ लेना। और फिर से अपने एक और बैडस लुक में कहता है कि अब तुम्हारा एक और तीसरा आदमी खत्म हो चुका है। तो भाई वहाँ पे खड़े बाकी के सभी डिसेबल्स तो डर के मारे जोरों से कांपने लगते हैं। कांपते हुए कहते हैं कि तीसरे एल्डर भी यहाँ पे मारे गए जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट थे, तो वो भी एक ऐसे बच्चों के हाथों जो कि अभी तक इथेरियल स्टेज में भी नहीं आया है। और अब सिर्फ एक नहीं, तब दूसरा वाला भी कहता है कि हाँ अब ये सिर्फ उस तलवार के बारे में नहीं है बल्कि ये खुद उस ज़ूफेन के बारे में है। वो कोई एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एल्डर किंगटियान भी ये समझ गए होते हैं कि ज़ूफेन अपनी स्वॉर्ड के बिना भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है, मगर फिर भी अब वो हार नहीं मान सकते, इसलिए वो सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग जल्दी करो और इस लड़के के ऊपर हमला करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी कॉस्ट कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी करके अब हमें इस लड़के का सर यहीं पे कलम करना ही होगा। अब हम इसको खत्म करने के बाद ही उन लड़कियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जा सकते हैं। साथ का एल्डर एक निराश चेहरे से बोल पड़ता है कि एल्डर बाई ही उनकी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, इसका मतलब हमें इसके लिए एक काफी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उस पर एल्डर किंगटियान भी कहते हैं कि हाँ मगर लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अजीब है और अगर हम इसके अलावा कुछ और चीज ट्राई करते हैं तो हम शायद जीत भी नहीं पाएंगे, इसलिए इससे जीतने का सबसे अच्छा मेथड तो यही है कि हम लोग इसे अपने नंबर्स के साथ में दबाएं। इस तरह हम इसे अपनी सुप्रीम स्ट्रेंथ के साथ में और ज्यादा कमजोर कर देंगे। तो फिर जब वो हम सभी से अपना बचाव करने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएगा तो फिर उसके बाद में फिर उसकी मौत बिल्कुल निश्चित होगी। वर्ल्ड तो अभी भी उस चीज के लिए राजी नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि मगर लेकिन किंगटियन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोग खाली 100 स्टेज एक्सपर्ट्स को इसके ऊपर छोड़ेंगे, जिसके बाद यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट इसे संभाल लेगा। के साथ ही फिर वो सीधा ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही बाकी के सभी लोगों से कहते हैं कि जिन लोगों के पास में अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स है वो मेरे साथ में इसकी बॉडी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ो, जबकि बाकी के बचे सारे लोग एक साथ इसकी सोल के ऊपर हमला करो। मतलब उनके बाकी के सभी डिसाइपल्स भी उनकी इस बात को मान जाते हैं और जल्दी से अपनी सोल पावर को अनलिस्ट करने लगते हैं। और तभी ज़ूफेन के सामने का पूरा आसमान गोल्डन एनर्जी और वेपन्स की गोल्डन एनर्जी के साथ में भर जाता है। वो सभी के सभी एक साथ अकेले ज़ूफेन के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसे देख करके तो ज़ाओ डूज़ी भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है ज़ूफेन तुम हमारे सामने खुद सील बन करके उन लड़कियों को बचाना चाहते हो, तो फिर ठीक है अब मैं भी तुम्हारी लाश के ऊपर चलने के बाद में उन लड़कियों को पकड़ने के लिए जाऊंगा। चलो देखो कि कैसे तुम्हारी सिर्फ 15 मिनट में ही मौत होती है और तुम्हारी जिंदगी यूं ही यहीं पे बर्बाद हो जाती है और तुम्हारे मरने के साथ ही अगली बारी उन लड़कियों की होगी। तुमने जो कुछ भी किया है वो सब बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तुमने अब तक जो कुछ भी किया है उसका कोई मतलब नहीं है, तुम उनमें से किसी को भी बचा नहीं सकते। जिस पे तो ज़ूफेन भी उससे कहता है कि ओ तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? लेकिन मुझे तो लगता है कि जितना तुमने कहा मैं उससे कुछ और ज्यादा समय तक यहाँ पर जिंदा रह पाऊंगा। साथ में ज़ूफेन अपने सोल वेरिएंट का यूज करने के लिए अपनी ब्लू आइज को एक्टिवेट करता है। साथ ही ज़ूफेन का हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग वॉल्टिंग ड्रैगन किंग में बदल जाता है। इस तरीके से बदलते हुआ देख कर तो एल्डर किंगटियान फिर से और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर अपने सामने फिर से ड्रैगन को चेंज करते हुए देख कर तो एल्डर किंगटियान की और ज्यादा फटी, पर वो उसके अलावा आगे कुछ कर भी पाते उससे पहले वॉल्टिंग ड्रैगन किंग उन सभी डिसाइपल्स के ऊपर अपनी ब्रेथ अटैक करता है। 100 के 100 जो एक्सपर्ट्स ज़ूफेन के वॉल्टिंग ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करने के लिए आए थे वो सभी वहीं पर उसकी आंख में चल करके खाक हो जाते हैं। तो एल्डर किंगटियान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और ज़ाओ डूज़ी भी फिर से डर के मारे कांपते हुए कहता है कि जब मैंने ये जेंटल फिल्म को पहली बार देखा था तो तब तो ये काफी ज्यादा वीक थी, तो फिर आखिर अब ये ऐसे कैसे कर सकती है? लेकिन किंगटियान अभी भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस कमीने बच्चे के पास में अभी भी काफी सारी मेड स्किल्स हैं, तो मुझे अभी कभी वो सब कुछ बताओ जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। किंगटियान को इस तरह चिल्लाते देख ज़ाओ डूज़ी थोड़ा घबरा जाता है और फिर उनसे कहता है एल्डर अब शायद ही उसके पास में कोई और ग्रेट मूव बचा हुआ हो, हालांकि उसके पास में अभी भी एक और वेरिएंट बचा हुआ है, हालांकि उसके पास में अभी भी उसके पर्पल ड्रैगन का सोल वेरिएंट बचा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एम्बोस यानी कि घात लगाकर हमला करने में इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए वो इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है। इसी के साथ में दिखाया जाता है कि ज़ूफेन की ड्रैगन सोल अब पर्पल ड्रैगन किंग में चेंज हो जाती है और अपनी पर्पल लाइटनिंग के साथ हमला करते हो उनके और भी कई सारे एक्सपर्ट्स को वहीं पे एक ही बार में खत्म कर देती है। तो एल्डर किंगटियान और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए ज़ाओ डूज़ी से कहते हैं कि क्या तुम अभी इसी सोल वेरिएंट के बारे में कह रहे थे? क्या तुम्हें ये कहीं से भी नथिंग स्पेशल लगता है? बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें कहीं से भी इस वेरिएंट की पावर कम लगती है? मगर खैर छोड़ो, अब कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं क्योंकि तुम्हें ढंग से कुछ पता भी नहीं है, इसलिए अब मैं खुद आगे जाऊंगा और उसके उस सोल वेरिएंट को नष्ट कर डालूंगा। इतना कहकर के एल्डर किंग
टियान ज़ूफेन के ड्रैगन सोल के ऊपर हमला करने के लिए खुद बड़ी तेजी से निकल जाते हैं। पीछे खड़ा ज़ाओ जो भी उन्हें चिल्लाते हुए बता रहा होता है एल्डर किंग टियान ज़ूफेन के इस पर्पल ड्रैगन वेरिएंट का डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एल्डर किंग टियान उसे कह रहे होते हैं कि साले चूतिया बाहर में जा, मैं तेरा विश्वास ही नहीं करूंगा। बातों पर विश्वास करने के चक्कर में मैं ऑलरेडी अपने कई सारे साथियों को खो चुका हूँ, इसलिए अब तू बाहर में जा, मैं खुद इसकी पावर्स को अपने हाथों से चेक कर लूंगा। इतना कह करके फिर वो ज़ूफेन के पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से जाने लगते हैं। कि उस ओर जाता हुआ ज़ूफेन भी थका हुआ उसे ही देख रहा होता है, मगर उसके सामने अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स के खड़े होने की वजह से वो उस ओर नहीं जा पाता। एल्डर किंग टियान ठीक ज़ूफेन के उस पर्पल ड्रैगन किंग के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और ज़ूफेन के पर्पल ड्रैगन किंग के सोल के ऊपर अपने पंच से हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। वो पहले अपनी दूसरी साइड पर देखने लगते हैं कि उस साइड पर क्या हो रहा है और इधर ज़ूफेन को देखते हुए अपने मन में यही कहते हैं इस बंदे की वो शिफ्ट वाली पावर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब जब ज़ूफेन अपनी फुल पावर के साथ में 4 एक्सपर्ट्स को फेस कर रहा है, तो अगर वो उन चारों से हेड ऑन जाकर के फाइट लड़ता है, फिर तो भले ही उसके पास में उसकी वो डेमोनिक स्वॉर्ड ही क्यों ना हो, जिसकी पावर से वो मेरे चारों साथियों के वेपन्स को भी भले ही डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दे, उसकी खतरनाक बैकलेस पावर उसके अंदर भी ट्रांसफर होगी और उसी बैकलेस की वजह से वो वहीं पे ऑन द स्पॉट मारा जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी शिफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझसे दूर हट जाता है, तो फिर तो मेरे पास में इसकी ड्रैगन सोल को खत्म करने का एक काफी अच्छा मौका होगा। इस चीज से भी ये किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मुझे तो डर इस बात का है कि ये पहले की तरह ही अपनी सोल का कोई और वेरिएंट ना बदल दे और सीधा कहीं मुझको ही खत्म न कर दे। कहते हैं ना, सफलता और असफलता ये दोनों ही छोटी छोटी बातों के ऊपर निर्भर करती हैं, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे सब चीज को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। इसी के साथ में हमें फिर से ज़ूफेन की साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन ने अब बिना जरा भी देरी करे अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ में उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर दिया होता है और अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्लैश के साथ में ज़ूफेन उन सभी के स्पिरिचुअल वेपन्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर डालता है। उस वजह से वो सभी एल्डर्स भी उस हमले से घायल होते हुए पीछे की ओर गिरने लगते हैं। इतना खतरनाक अटैक करने की वजह से इधर ज़ूफेन को भी काफी ज्यादा बुरा बैकलैश मिलता है। इस वजह से ज़ूफेन के मुंह से काफी ज्यादा खून की उल्टी होने लगती है। इस सब के बावजूद भी इधर ज़ूफेन जिंदा खड़ा होता है। तो ये देख करके तो एल्डर किंग टियान शॉक होते हुए कहते हैं इस बच्चे के अंदर तो अभी भी पहले की तरह हिलने डुलने जितनी पावर नहीं है और मेरी तीनों चॉइसेस में से उसने सबसे ज्यादा जल्दी मरने वाली चॉइस को ही चुना है। फिर तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर हुआ। अब तक तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होंगे और इसलिए अब वो दोबारा अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद अब जो कुछ भी बचा रह गया है उसे तो ये ओल्ड मैन अपनी फिस्ट के साथ खत्म कर देगा और तुम्हारी ये ड्रैगन सोल मेरी इस फिस्ट का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इसी के साथ एल्डर किंग टियान ज़ूफेन के पर्पल ड्रैगन किंग के ऊपर एक जबरदस्त पंच दे मारते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस वजह से वहाँ पे चारों ओर धुआं धुआं फैल जाता है। लेकिन जब जैसे ही वो धुआं झड़ने लगता है तो इधर एल्डर किंग टियान काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ज़ूफेन के डेमोनिक किंग का ब्लैक ऑरा पहले वाले एल्डर की तरह ही एल्डर किंग टियान को भी इस तरीके से जकड़ने लगता है। जब उन्हें उसके बारे में पता चलता है तो वो उससे ज्यादा नहीं घबराते और हंसते हुए कहते हैं कि ओ तो अब मुझे पता चला, क्रिटिकल मोमेंट पर तुमने मेरी पावर को डिसेबल करने के लिए अपने ड्रैगन को चेंज करके अपने डेमोनिक ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे ऑब्जर्व करने के बावजूद भी मेरे पंच की जितनी पावर बचेगी वो भी तुम्हें घायल करने के लिए काफी रहेगी और मैं तुम्हें हर हाल में आज यहाँ पर मार ही डालूंगा। ज़ूफेन, अब तुम्हारी बॉडी तो ऑलरेडी पहले ही यूजलेस हो चुकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब तुम अपने उस इंस्टेंट मूव का भी इस्तेमाल कर सकते हो और तुम्हारी ये ड्रैगन सोल भी अब बस कुछ क्षणों तक और ही सह पाएगी। अपने शरीर के साथ लड़के तुम भले ही हमारे लिए खतरा बन सकते थे, लेकिन खाली सोल के साथ तुम उसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाओगे और यहाँ पे मारे ही जाओगे। इतना कहकर के एल्डर किंग टियान वहाँ पे जोर जोर से मुंह फाड़ते हुए हंसने लगता है। तभी अचानक से उसे साइड से आवाज आती है कि एल्डर किंग टियान, आखिर आप यहाँ पे खड़े खड़े ये सब क्या कह रहे हैं? हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स तो अभी भी यहाँ पे हमारे हाथों में है, आखिर वो डिस्ट्रॉय कब हो गए? तो इधर एल्डर किंग टियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या, आखिर अब ये सब क्या चल रहा है? लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ी सी गोल्डन आई उसे घूर घूर कर ही देख रही होती है, जिससे इधर एल्डर किंग टियान काफी ज्यादा घबरा जाता है। अगले ही पल एक लाल कलर का शॉर्ट स्लैश आता है और एल्डर किंग टियान को बीच में से काट डालता है। किंग टियान को एक पल का भी बचने का समय नहीं मिलता। समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी अभी उनके साथ में क्या हुआ। वो घबराते हुए डरते हुए पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उनके पीछे अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट किए हुए ज़ूफेन खड़ा होता है और उससे कहता है कि वाकई में तुम काफी ज्यादा सतर्क व्यक्ति हो, लेकिन सतर्क व्यक्ति भी जीत के समय पर यहाँ पे अपनी वीकनेस को शो करा देता है और मैंने तो बस इसी चीज का फायदा उठाया, तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम मुझसे ये सब कुछ जीत गए हो। एल्डर किंग टियान यहाँ पे अभी भी
आखिरी समय पे खत्म होते हुए पसीने में अपने मन में यही सोच रहे होते हैं आखिर कैसे कैसे यहाँ पर ये दो जूफेन हो सकते हैं। जब वो दूसरा वाला जूफेन उनकी आंखों के सामने धूल में गायब होने लगता है तो तब उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन था और वो वहाँ से दो टुकड़ों में कटी पतंग की तरह गिरते हुए अब यही कह रहे होते हैं क्या इस कमीने लड़के के पास में तो इल्यूजन्स की भी पावर्स थी। इसके साथ ही उन सभी के हेड एल्डर का खात्मा भी इधर जूफेन के हाथों हो जाता है और बाकी के सभी सोल हार्मनी के एल्डर्स बस ये सब हैरानी से देखते रह जाते हैं। एल्डर किंगटन के बाद में अगला हेड एल्डर उनका ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर होता है क्योंकि एल्डर किंगटन के खत्म होने के बाद में गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्ला करके कहता है हमला करो, सभी के सभी एक साथ हमला करो। कोई भी प्लान कोई भी योजना नहीं है, हमें बस इस बच्चे को यहाँ पे आज खत्म करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिर हमें इसके लिए कोई भी कॉस्ट क्यों ना चुकानी हो, हमें बस इस बंदे को यहाँ पे खत्म करना है। साथ ही फिर वो सभी लोग और उनके साथ में बाकी के सभी एक्सपर्ट्स भी एक साथ मिलकर के जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हमारे जूफेन के इंटरनली ऑर्गन्स काफी ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं और वो अब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। फिर भी वो इस सबसे हार नहीं मानता, अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और उन सभी लोगों के सामने डट करके खड़ा हो जाता है। वो भी अब बिना किसी प्लान के निकल पड़ता है उन सभी लोगों से अकेले ही भिड़ने के लिए। के बाद जो कोई भी उसके सामने आता जूफेन अपने बजर्क मोड में उन सभी लोगों को अपनी स्वॉर्ड स्लैशेस के साथ में खत्म करते जाता। कई सारे लोगों के मरने के बावजूद भी वो लोग अभी रुकते नहीं। तो सभी लोग अभी भी अपने नंबर्स के दम पर जूफेन पर भारी पड़ने लगते हैं। साथ ही उन सभी लोगों से लड़ते लड़ते इधर जूफेन की धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर दो अपने मन में यही सोचता है कि क्या मेरी आंखें ब्लर हो रही हैं, मुझे दिख नहीं रहा। फिर साथ ही जूफेन के आखिरी पल में जूफेन को अपने किंग चैन की याद आती है और अपनी आंखें बंद करते हुए भी वो यही कहता है किंग चैन, मुझे अभी किंग चैन के लिए और समय निकालना होगा, मुझे इन लोगों को अभी और भी रोके रखना है। तरह जूफेन किंग चैन कहते हुए उसके नाम को पुकारता है और फिर से एकदम बजर्क मोड में आते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अपनी शॉर्ट स्लैशेस के साथ में हमला करने लगता है। हमें एक डार्क नाइट का सीन दिखाया जाता है पे आसमान में चांद निकला होता है और चारों ओर गुमनामी और शांति फैली होती है और ये भी उस गुमनामी खतरनाक मंजर को देख रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों को नीचे जमीन पे पड़े हुए एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हिलता है। इस वजह से वो सभी कोए भी वहाँ से डर करके भागने लगते हैं और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यूनिवर्सल राइटर्स एक्ट का ज़ाओडेज़ू होता है कि जूफेन के साथ लड़ी उस खतरनाक जंग से उठता है, घायल अवस्था में अपनी आंखें खोलता है। तो वो वहाँ पे उठते ही काफी ज्यादा हैरान और शौक हो गया होता है। वो यही सोचता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे और आखिर उसके साथ में ये क्या हुआ। फिर अचानक से उसे किसी तरीके की गंदी स्मेल आने लगती है जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर जब वो उस स्मेल को देखने के लिए अपने इधर उधर चारों ओर देखता है उसे अपनी आंखों के सामने एक मौत का खतरनाक मंजर दिखता है। यूनिवर्सल राइटर्स एक्ट के कई सारे एक्सपर्ट्स की बॉडी वहाँ पे बेजान पड़ी होती है। देख करके तो ज़ाओडेज़ू खौफ के मारे घबरा जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिर हम लोगों को एक इतना बड़ा डैमेज कैसे मिला और अब आखिर क्या चल रहा है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब मैं इतने बड़े नुकसान को अपने ऊपर कैसे झेल पाऊंगा। आखिर वो लड़का जूफेन कहाँ है, वो अब तक मारा गया होगा, है ना। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से एक जोरदार धमाके की रोशनी नजर आती है। इसे सुनकर के तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, तेजी से उसी ओर भागते हुए अपने मन में घबराते हुए कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इतने लंबे समय के बावजूद भी ये बैटल अब तक खत्म क्यों नहीं हुई। वो तेजी से यूं ही भागते भागते उन लोगों के पास में आता है। सामने उसके यूनिवर्सल राइटर्स एक्ट के और भी कई एक्सपर्ट्स वहाँ पे खड़े होते हैं। ज़ाओडेज़ू देखता है कि उन्हीं के बीच में उसके वो चारों सोल हार्मनी स्टेज के एल्डर्स भी अभी जिंदा खड़े होते हैं। लेकिन जब वो उन एल्डर्स के भी आगे का नजारा देखता है तो उस नजारे को देख करके उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने वो भयानक मंजर होता है जहाँ पे कि जूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग और साथ में जूफेन अपनी स्वॉर्ड लेकर के अभी भी उस जंग में खड़ा होता है। अभी तक इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी जूफेन बैटलफील्ड में अपनी फुल रेंज में खड़ा होता है। कि अभी भी अपने सामने डटकर खड़े होते हुए देख करके तो सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट्स भी घबरा गए होते हैं और कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। जूफेन अभी भी उन लोगों के ऊपर अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड तान करके सीधा खड़ा होता है, मानो कि जो भी आगे बढ़ेगा वही पहले मारा जाएगा। इससे तो वो सोल हार्मनी के ग्रीन एल्डर भी वो काफी ज्यादा शॉक और घबरा गए होते हैं और उसे इस तरीके से देखते हुए कहते हैं कि क्या ये लड़का जूफेन वाकई में कोई इंसान है भी। हमने उसकी बॉडी उसके शरीर को इस हद तक बर्बाद कर दिया है,
बल्कि उसके इनर ऑर्गन्स पूरी तरीके से कुचल दिए गए हैं। फिर भी उसने इस सिचुएशन में भी हमारे एक और एल्डर की हत्या कर दी। उसने हमारे 500 में से 400 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को भी खत्म कर डाला, साथ ही हमारे 5 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर्स को। इसकी वजह से अब उसकी बॉडी और सोल दोनों ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी हैं। लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इस सब के बावजूद भी वो यहाँ पे हमारे सामने जिंदा खड़ा है। आखिर ये तभी मरेगा जब हम उसकी सोल के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। उनके पीछे वाला एल्डर भी कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा मजबूत है, और क्या ये वाकई में रेडियन स्टेज पर है भी। तो तभी उनका तीसरा एल्डर भी कहता है कि हाँ, मगर लेकिन अगर हम इसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएंगे तो मुझे डर है कि हम सभी उतने में ही नष्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि ये यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अगर मैं जानता हूँ कि इसकी बॉडी एक ज़ॉम्बी की तरह ही बिल्कुल मजबूत है, और अगर अब भी हमें इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मुझे यकीन है कि हमें उसकी एक काफी हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। एल्डर की बात सुन ग्रीन हेयर वाले एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, वाकई में तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वक्त उन तीनों एल्डर्स की बात सुनने के बाद में ज़ाओडोज़ू भी पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे आप सिर्फ 3 एल्डर्स ही रह गए हैं? आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने आखिर इतना बड़ा नुकसान कैसे उठा लिया? 5 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर्स और 400 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट, सभी के सभी आखिर वो ऐसे कैसे मारे गए? कहते हुए ज़ाओडोज़ू तो पूरी तरीके से टूट गया होता है। वो ज़ूफेन के सामने घुटनों पर आते हुए उसे चिल्ला करके कहता है, ज़ूफेन, आखिर तुम अभी तक मरे क्यों नहीं हो? आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते? मैंने खुद पर्सनली जाकर के सेक्ट से इस मिशन की परमिशन ली थी, लेकिन अब इतने सारे लोगों की मौत के बाद आखिर मैं इस बारे में उन लोगों को कैसे समझाऊंगा? मेरे साथ 500 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट और 8 सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर्स, वो सभी यहाँ पर मेरे साथ में इस मिशन पर भेजे गए। लेकिन एक पूरे दिन की लड़ाई के बावजूद भी यहाँ पर एक रेडियन स्टेज के लड़के को भी नहीं पकड़ पाए, और यहाँ तक कि इतने सारे लोगों को खो चुके, और साथ ही 5 एल्डर्स को भी। फैन, आखिर तुम हो क्या चीज? तुम आखिर यहाँ पर मर क्यों नहीं जाते? बस आखिर क्यों यूं ही मेरे यूनिवर्सल रियलिटी एक्ट के 500 लोगों के साथ में लड़ते जा रहे हो? पूरे एक दिन तक तुम्हारे साथ में फाइट लड़ने के बावजूद भी हम लोग तुम्हें हरा नहीं पा रहे। तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। तुमने मेरा फ्यूचर, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ज़ाओडोज़ू पूरी तरीके से टूट करके रोते रोते ये सब कह रहा होता है। अभी उसके सेक्ट का एक डिसाइपल उसे बताता है कि सीने ब्रदर, क्या आपको नहीं पता हम लोग यहाँ पर इससे लगातार एक दिन से नहीं बल्कि 3 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसे सुनकर के तो भाई ज़ाओडोज़ू और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और उस लड़के से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर लगातार 3 दिनों तक हमारे साथ में टिका रहा है? ज़ाओडोज़ू 3 दिनों की कहता ही है कि तभी वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हा, तो अब मुझे पता चला। अब तक यहाँ पे मुझे लड़ते हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं। अगर वाकई में ऐसी बात है तो अब तुम लोग चाह करके भी यहाँ पर किंग चेन का पीछा नहीं कर पाओगे। ज़ूफेन के हाथों से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और वो भी सीधा नीचे जमीन पर जा गिरता है। तो ये सब देख करके तो वो एल्डर्स की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर वो 3 दिन के सुनते ही ऐसे कैसे गिर गया। मगर तभी इधर ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग की सोल भी अपने आप डिसअपीयर होने लगती है और वापस ज़ूफेन की बॉडी में समाहित हो जाती है। ज़ूफेन जैसे ही नीचे जमीन पर गिरता है, उसकी सारी पावर्स, उसका सारा ऑरा खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाता है। ज़ूफेन बिना किसी हरकत किए नीचे बिल्कुल बेजान की तरह पड़ा रह जाता है। तो उसे वहाँ पे इस तरीके से गिरता हुआ देख करके वो एल्डर भी ज़ूफेन को चेक करने के लिए उसके पास में जाते हैं, और फिर वो ज़ूफेन को करीब से देखते ही पहचान जाते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि अब मुझे समझ में आया, ये तो ऑलरेडी मारा जा चुका है। तो ज़ाओडोज़ू को एक बार पे भी यकीन नहीं आता, इसलिए वो दोबारा एल्डर से पूछता है कि क्या वो मारा गया? लेकिन अभी एक पल पहले तो वो यहाँ पर बिल्कुल सीधा खड़ा था, आखिर अब वो बिना कुछ किए ऐसे कैसे मारा गया? तो वो एल्डर उसे बताते हैं कि ये बंदा अपनी आखिरी सांसें रोक करके हमें उन लड़कियों का पीछा करने से रोक रहा था, और सिर्फ अपनी उस एक सांस के साथ ही उसने हमें यहाँ पर पूरे 3 दिनों तक रोके रखा। दरअसल तो उसका शरीर तो यहाँ पर बहुत पहले से ही मारा जा चुका होगा, लेकिन सिर्फ केवल उसकी रिमेनिंग सोल ही शेष रह गई होगी कि यहाँ पर उसकी आखिरी इच्छा, उसकी आखिरी विश को पूरा करती रही। और यहाँ पर जब उसकी वो आखिरी इच्छा पूरी हो गई, जब उसे पता चला कि उसका वो कार्य पूरा हो चुका है, उसने जो सोचा वो हो चुका है, अब उसकी सोल भी यहाँ पे पूरी तरीके से जा चुकी है और अब ये पूरी तरीके से मारा जा चुका है। He is dead now। लेकिन मानना पड़ेगा, हमारे दिए गए 108 गहरे घावों के बावजूद भी ये बंदा दृढ़ निश्चय तक अब तक खड़ा रहा, जिसपे दूसरा वाला बंदा कहता है कि ओ, तो वो पहले ही मारा जा चुका था, जिसका मतलब पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक चलते फिरते मुर्दे से
फाइट लड़े जा रहे थे। तीसरा वाला एल्डर बताता है कि जब किसी दूसरे इंसान की बॉडी कभी भी डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी सोल भी उसी के साथ में बिखर जाती है। लेकिन वाकई में ये बंदा सचमुच में कमाल था। अपनी आखिरी से आखिरी सांस तक को अपनी सोल से बांधे रखा और अब तक डट के लड़ता रहा। मुझे अब तक बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि एक ऐसी इच्छा शक्ति, एक ऐसी विल पावर एक डिमोनिक कल्टीवेटर के पास में हो सकती है। ये तो बिल्कुल एक ट्रू हीरो की इच्छा शक्ति के बराबर की है। तो तब ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर भी कहता है कि हाँ, ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना? वो तो सिर्फ एक अभूतपूर्व मॉन्स्टर है। ये मत भूलो कि उसने अपनी इस बुरी तरीके से घायल सोल को और अपनी इस टूटी फूटी बॉडी को कंट्रोल करते हुए यहाँ तक हम लोगों के साथ में पूरे 3 दिनों तक जंग लड़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक बंदा आखिर कितना भी ज्यादा हीरोइक क्यों ना हो, मगर लेकिन एक बंदे की आखिरी सांस एक इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकती है? आखिर अपनी बॉडी और सोल के ऊपर इतना ज्यादा जबरदस्त कंट्रोल कौन ही रख सकता है? इस तरीके की चीज को हमारे लिए यहाँ पर जिंदा छोड़ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो ग्रीन बियर्ड वाले एल्डर की ये बात सुनकर तो बाकी के दोनों एल्डर्स भी उसकी बात पर पूरी तरीके से सीरियस हो जाते हैं। इधर ग्रीन बियर्ड वाले एल्डर को पता होता है कि ज़ूफ़ेन यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर से ज़ूफ़ेन के ऊपर एक अपना आखिरी हमला करता है। लेकिन तभी आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही करारी लात की पावरफुल किक उसके सीधे मुंह पे जाकर के लगती है। स्लो मोशन में उसका मुंह तो टूटता ही है, मगर उसके साथ साथ वो कई किलोमीटर दूर जाकर के भी गिरता है और वहीं पे मारा जाता है। और उस एल्डर के खत्म होने की वजह से वहाँ पे जो धमाका हुआ था वहीं पे काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है। बाकी के दोनों एल्डर्स को तो अभी समझ में नहीं आया होता है कि आखिर अभी अभी उनके सामने क्या हुआ। अचानक से उनका एक एल्डर इतनी ज्यादा पीछे जाकर के कैसे गिरा। के लिए वो पीछे मुड़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर किसकी अब यहाँ पे हमारे बीच में टांग अड़ाने की हिम्मत हुई। मगर जिस बंदे ने उस एल्डर के यहाँ पे लात मारी होती है, ज़ाओडेज़ू ऑलरेडी उस बंदे को जानता है और उसे वहाँ पर ज़ूफ़ेन की मदद करते हुए देख करके वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि येलेन, आखिर ये तुम कैसे हो सकते हो? भाई, डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज़ूफ़ेन का सबसे बड़ा राइवल अब यहाँ पर ज़ूफ़ेन का दोस्त बन चुका है और यहाँ पर ज़ूफ़ेन को बचाने के लिए आया है। अब इधर येलेन ज़ूफ़ेन को अपने कंधे पर उठा करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है और उन सभी लोगों से कहता जाता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर इसे मारना चाहते हो? कि नहीं, तुम लोग इस चीज के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तो इधर येलेन का नाम सुनकर के यहाँ पे वो दूसरा वाला एल्डर भी रुक जाता है और उसकी बात सुनने के बाद में अपने मन में कहता है कि येलेन, ये तो डबल ड्रैगन गैदरिंग का वही रनर अप है। ये तो ज़ूफ़ेन के साथ बिल्कुल उसके बराबर लेवल पर है, यहाँ तक कि ये कुछ चीजों में ज़ूफ़ेन तक को पीछे धकेलने में सक्षम है। तो एक इस तरीके का एक्सपर्ट बिल्कुल ज़ूफ़ेन के सेम लेवल का ही होना चाहिए। मगर लेकिन आखिर वो ज़ूफ़ेन को बचाने के लिए यहाँ पर क्यों है? हम लोग तो पहले ही इसके लिए काफी कुछ चुका चुके हैं और अगर अब हमें इस सब के बावजूद भी किसी तरीके की सफलता नहीं मिली तो फिर आखिर हम सेक्ट में वापस जाने के बाद में अपना क्या मुंह दिखाएंगे? सोचते सोचते वो एल्डर येलेन को ज़ूफ़ेन को ले जाते हुए देखता है और उससे कहता है कि येलेन, तुम्हारा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट तो एक राइटियस एक्ट है, बिल्कुल हमारे यूनिवर्सल राइटियस एक्ट की तरह। येलेन, हमने तुम्हारे इस महान नाम को सुना है, तुम हमारे राइटियस पाथ के आने वाले भविष्य हो। तो फिर आखिर तुम यहाँ पर एक इस तरीके के डेमोनिक कल्टीवेटर की मदद करने के लिए क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता है, लेकिन अगर हम अभी उससे छुटकारा नहीं पाते हैं तो आने वाले समय में ये हमारे राइटियस एक्टों के लिए एक बेहद ही ज्यादा भयानक क्लैमिटी, एक विपत्ति लाएगा और मुझे यकीन है कि तुम किसी का अधीन तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहोगे और ना ही तुम ये चाहोगे कि वेस्टरलैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी का खिताब एक डेमोनिक कल्टीवेटर के हाथों में हो। आज यहाँ पर हमारे यूनिवर्सल राइटियस एक्ट ने उसे यहाँ पर पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए अपना कदम रखा है ताकि हम यहाँ पर डीमंस को खत्म करके वेस्टरलैंड के राइटियस पाथ को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए तुम बस यहाँ पर इस चीज को अनदेखा कर दो और इस लड़के ज़ूफ़ेन को यहीं छोड़ जाओ और मैं वादा करता हूँ फिर इसके लिए तुम्हें कोई डांट नहीं पड़ेगी और ना ही तुम्हें कोई सन की या फिर जेलस इंसान कहेगा। तुमको यहाँ पर अपने हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे और तुम यहाँ पर मशहूर हो जाओगे और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल एक तीर से 2 निशाने मारने जैसा हो जाएगा। तो एल्डर की ये सारी बातें सुन येलेन चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास करना बंद कर। एक लूजर होता है और एक विनर होता है। मैं कभी भी तुम्हारी इस तरीके की घिनौनी योजनाओं में शामिल होकर के अपने आप को इतना नहीं गिराऊंगा और एक सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर होने के रूप में मैं अपने नाम को इतना ज्यादा कलंकित कभी नहीं करूंगा। तो अब इधर येलेन के मुंह से एक सीक्रेट बीस्ट का नाम सुनकर तो वो दोनों ही एल्डर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर? येलेन कहता है कि तुम तो बस इस मोर्टल डोमेन के नीच और घटिया लोग हो और मेरा तुम लोगों से बात करना मंदबुद्धि लोगों से बात करने जैसा है और शायद इस दुनिया में मेरे जैसा सिर्फ यही एक इंसान है। तब देखते हुए येलेन ज़ूफ़ेन की हालत की ओर देखता है जो कि अभी भी अनकॉन्शियस होता है। तो ये सब देखते हुए फिर येलेन अपने मुंह से एक
एक छोटे से ब्रेथ एसेंस को बाहर निकालता है, जो कि अभी दिखने में तो बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा होता है, लेकिन उससे निकल रही भयानक पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होती हैं। उनसे दूर खड़े उन इथेरियल स्टेज और सोल हार्मोनी स्टेज के सभी एक्सपर्ट्स की भी फटके चौसठ हो जाती है। उस ब्रेथ एसेंस से निकल रही डेंजरस पावर उनकी सोच से कहीं गुना भयानक होती है। उस चीज की भयानक पावर्स को देख करके तो ज़ाओ डेज़ी घबराते हुए येलिन से पूछता है, येलिन व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज है? येलिन सिर्फ मुड़ते हुए उससे इतना कहता है कि एक मरे हुए इंसान को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, और आखिर भला तुम्हारे साथ में कौन ही खड़ा होगा। करके येलिन ज़ूफेन को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। पीछे रह गया येलिन का वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका बड़ी तेजी से उन सब लोगों की ओर ही जाता है, और वो सभी लोग उस चीज को बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। और जब ज़ाओ डेज़ी भी उसे अपनी करीब से देखता है तो वो चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे याद आया, मुझे याद आया। और अगले ही पल उस ब्रेथ एसेंस से भयानक तरीके की गोल्डन एनर्जी अनलेस होने लगती है। इसके बाद वहाँ पे एक इतना बड़ा धमाका होता है कि सिर्फ एक ही पल में वो सभी लोग वहाँ पे खाक में मिल जाते हैं। भी एक सेकंड के लिए वो उस भयानक आग को सह नहीं पाता, लेकिन उस खतरनाक डिस्ट्रक्शन को करने के बाद में बस चुपचाप ज़ूफेन को लेकर के वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पे अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ और सिर्फ उस भयानक तबाही को। उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है वहाँ से काफी दूर एक जगह का, यहाँ पे कि किंग चेन और वो तीनों लड़कियां अभी भी तेजी से उड़ते हुए डबल ड्रैगन गैदरिंग की ओर ही जा रही होती हैं। उड़ते उड़ते डेनर किंग चेन से कहती है कि सिस्टर किंग चेन, हमें अब तक पूरे 3 दिन हो चुके हैं, अब तक उन्हें हमारा पीछा नहीं करना चाहिए, तो चलिए थोड़ा आराम करते हैं। तो रूहा भी कहती है कि हाँ किंग चेन, तुमने अपनी सैडनेस में अपना सब कुछ झोंक दिया है, चीज से तुम अपने आप को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हो, इसलिए अब थोड़ा सा आराम कर लो। शायद ज़ूफेन भी वहाँ से बचने के बाद में शायद हमारी बराबरी कर हमारे पास आ जाए। चेन कहती है कि नहीं, ज़ूफेन ने यहाँ पर हमें बच कर निकलने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है, तो फिर आखिर हम उसे ऐसे कैसे निराश कर सकते हैं। इसलिए अब हम लोग सिर्फ तभी रुकेंगे जब हम लोग डबल ड्रैगन मैनर पहुंच जाएंगे। इनके इतना कहने के साथ ही उन लोगों के पीछे भी वो भयानक डिस्ट्रक्शन दिखाई देती है, इतनी ज्यादा भयानक होती है कि कई 100 किलोमीटर भी उन्हें दिखाई पड़ती है, और उसकी उस भयानक आवाज को सुन वो तीनों लड़कियां वहीं पे शब्द रह जाती हैं। तो सुन अचानक किंग चेन और दोनों लड़कियां रुकती हैं और पीछे मुड़ करके उस भयानक डिस्ट्रक्शन को देखती हैं। इधर किंग चेन की तो उस भयानक डिस्ट्रक्शन को देख करके आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस खतरनाक धमाके में एक इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई होती है। इतनी ज्यादा दूर आने के बावजूद भी उन्हें वो डिस्ट्रक्शन दिखाई पड़ती है, और आधे से ज्यादा जंगल उसमें जल जाता है। डेनर उसे और शौक होकर के देखते हुए कहती है कि वो जगह तो वही है ना जहाँ पे कि ब्रदर ज़ू उन लोगों के साथ में फाइट लड़ रहे थे। कहता हुआ देख फेरिसू जल्दी से डेनर को शांत कराती है। तभी इधर हमें सिस्टर चूचू यानी कि किंग चेन की ओर दिखाया जाता है। वहाँ पे उस नजारे को देखते हुए बुरी तरीके से कांपने लगती है, और ज़ूफेन के लिए बेहद ही ज्यादा परेशान होते हुए उसे आवाज लगाती है। हमें उस धमाके की हुई तबाही को दिखाया जाता है। वैसे वहाँ का एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होता है, आधा जंगल तबाह हो गया होता है। तबाही को कई किलोमीटर दूर से किंग चेन और बाकी की दोनों लड़कियां देख रही होती हैं। वैसे किंग चेन भी ज़ूफेन की फिक्र करते हुए वहाँ पे कांप गई होती है। खुद ज़ूफेन को आवाज लगाते हुए सोच जाने लगती है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि ज़ूफेन अभी भी जिंदा होगा। तभी किंग चेन को वहाँ जाता हुआ देख के सुई रूहा उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि किंग चेन, क्या तुम पागल हो गई हो? इस तरीके की खतरनाक फायर के अंदर अगर तुम जाओगी तो तुम वहीं के वहीं मारी जाओगी। किंग चेन उसकी बात को नहीं सुनती। वो कहती है कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे उसे ढूंढना है, मैं अभी के अभी उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तभी उसे रोकने के लिए डेनर उसके पीछे गले पर हमला करते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। किंग चेन वहाँ जाकर ज़ूफेन को ढूंढने की वजह से खुद को ही हर्ट न कर ले। जिनके बेहोश हो जाने के बाद में डेनर सुई रूहा से पूछती है, सीनियर सिस्टर बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। सुई रूहा किंग चेन के इस तरीके की हालत को देख मन में कहती है, कभी भी इस डिग्निफाइड और एलिगेंट वुमेन को इस तरीके से वाइल्ड तरीके से एक्ट करता हुआ नहीं देखा। इससे साफ पता चलता है कि वो ज़ूफेन की कितनी ज्यादा परवाह करती है। तो सुई रूहा ये सोचने के बाद में फिर डेनियर से कहती है, चलो पहले किंग चेन को अपने साथ में डबल ड्रैगन मैनर में ले चलते हैं। अब केवल यहाँ पर सिर्फ वही जगह है जहाँ पे कि हम सेफ होंगे। उससे पूछती है कि मगर लेकिन आखिर ब्रदर ज़ू के बारे में क्या, आखिर वहाँ जाकर के ब्रदर ज़ू के बारे में क्या बताएंगे। फिर रूहा कहती है कि हम इस भीषण आग को सहन नहीं कर सकते, और बस यही होप कर सकते हैं कि वो ईश्वर की कृपा से इस इन्फर्नो से बच गया हो और सुरक्षित हो। लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के विनाशकारी तबाही के बाद में कोई सरवाइव कर सकता है। इसलिए इस चीज की कोई होप नहीं है कि ज़ूफेन इस तबाही के बाद में बच पाया होगा। इसी के साथ में यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्वेंगर भी उस डार्क नाइट में घबराते हुए उठती है, करके ज़ूफेन की
फिक्र करते हुए उसे आवाज लगाती है। आवाज इतने ज्यादा प्रेशर के साथ में निकलती है कि उसकी वो आवाज मौजूद मिस जिया और यूनाही को भी आती है। तो ऐसे मिस जिया, सर्लिंग और यूनाही जल्दी से उसके कमरे में आते हैं और उससे पूछते हैं, स्वेंगर आखिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? आखिर क्या हुआ? तुमने ज़ूफेन का नाम क्यों पुकारा? और आखिर तुमने अपनी पूरी ताकत से इस तरीके से क्यों चिल्लाया? इस आवाज को सुनकर के तो हम सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए। तो बताओ कि आखिर एग्जैक्टली तुम्हारे साथ में चल क्या रहा है? मिस जिया की इस बात पर स्वेंगर रोते हुए टूटे हुए दिल से उन्हें बताती है, मिस्टर यून स्वेंग, ज़ूफेन अब नहीं रहा। ज़ूफेन वो मारा जा चुका है। तो सुनने के बाद में तो भाई सभी की सभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यूनाही भी स्वेंगर से कहता है कि स्वेंगर आखिर तुम ये क्या कह रही हो? उन्होंने तो वहाँ पे एडिफिस लॉर्ड चू के साथ में शादी कर ली थी ना, और वो डीमन स्कैमिंग साइड के लीडर भी बन गए थे। मैं तो अभी काफी ज्यादा खुश होना चाहिए, तो फिर आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? स्वेंगर रोते हुए उनसे कहती है कि मुझे नहीं पता, अगर मैंने उसे देखा, मैंने सचमुच में वहाँ ज़ूफेन को देखा। मैंने वहाँ देखा ज़ूफेन खून के तालाब में गिरा पड़ा था और एक गोल्डन फ्लेम की वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका हुआ। तो वहाँ की हर चीज पूरी तरीके से खत्म हो गई। ज़ूफेन की ये खबर सुनकर के तो मिस जिया यहाँ पे बेहोश होने लगती हैं। तभी यूनाही उन्हें संभालता है और तब सर्लिंग भी आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि क्लैन हेड सिस्टर स्वेंगर एम्पायर की होली मेडन है, जो कि इस दुनिया की सभी गतिविधियों के ऊपर अपनी नजर रखती हैं। और अब तो हम लोग बस यही दुआ कर सकते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू इन सभी साजिशों से बच गए हों, लेकिन हमारी ये आशा भी निराधार नहीं हो सकती। और लगता है कि जिस बात का मुझे तब से डर था वही हो चुका है, और मैंने जितना सोचा था ये उससे भी जल्दी हुआ है। तो सर्लिंग की ये बात सुनने के बाद में यूनाही भी घूर करके उन्हें देखने लगता है। आकर कहता है कि गार्ड्स जल्दी से किसी स्पाई को डीमन स्कैमिंग सेक्ट में सब कुछ जानकारी लेने के लिए भेजो।